बहुत सारी दिक्कतें जो है उसको लेके बोलना है उन्होंने शुरू की। बोलने के साथ साथ उनको रात में गिरफ्तार कर लिया गया। आज हम लोग यहाँ पे आर्ट फैकल्टी पे इकट्ठा हुए इसलिए कि किसी को भी मतलब जो दलित चिंतक थे, जिन्होंने दलितों के साथ जो शोषण लगातार चला आ रहा है, जो सदियों शोषण चला आ रहा है, उनके जो जिस तरीके के हालात है उस पर वो बोलना शुरू किए। उस पर अगर वो बोल रहे हैं तो यहाँ पे दबाने की बात चल रही है। सरकार जो है बीजेपी सरकार, साफ पता चल रहा है दलित विरोधी है। कई बार समझ में आता है क्योंकि जो दलित है 200-200 रुपये, 150-150 रुपये, 100-100 रुपये में गटर में उतरने को मजबूर होते हैं। उसके लिए सरकार कोई चिंतन पैदा नहीं करती है, ये दिखाई देता है हमें। उसके लिए बड़े बड़े ठेकेदारों से गठजोड़ करके, बड़े बड़े पूंजीपतियों से गठजोड़ करके वो अपने आप को बताने के लिए, बढ़ावा चलाने के लिए, बोलने के लिए राजी हो जाते हैं। आज हम उसका विरोध करते हुए यहाँ पे कड़ा विरोध करते हुए आज हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। और हम जब तक करेंगे तब तक रतन लाल जो हमारे प्रोफेसर है, उन साथ ही रतन लाल को रिहाई नहीं मिल जाती तब तक हम लोग यहाँ पे डटे हुए हैं। और ये हम सबको जनता को भी बता देना चाहते हैं कि जिस तरीके से प्रहार किया जा रहा है, यूनिवर्सिटी हो या छोटे मोटे जो कॉलेज है, उसमें जो बोलना चाहते हैं, जो असामाजिक जिस तरीके से दिक्कतें हैं उसको चीज़ को सामने लाना चाहते हैं, उन्हीं पे एक बहुत ज़्यादा कड़ा प्रहार किया जाता है सरकार द्वारा। और इसकी कड़ा निंदा करते हुए हम लोग आज यहाँ पे विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। और हम जब तक प्रोटेस्ट करेंगे या विरोध करेंगे जब तक हमारे साथी रतन लाल जी को रिहाई नहीं मिल जाती है। और ज़रूरत पड़ने पे हम सभी यूनिवर्सिटी कैंपस और जितने भी कॉलेजेस हैं वहाँ तक कैंपेन करते हुए हम लेके जाएंगे और बड़ी संख्या में हम लोग इकट्ठा होंगे। यहाँ पे हम लोगों को सामाजिक न्याय बचाने तक की बात है, इसलिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। और अरे क्या लगता है आपको कि जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जितने भी उस पर लाखों लोग ऐसी टिप्पणियाँ करते हैं, ऐसे पोस्टें करते हैं, पर उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता, तो कहीं एक ये कोई साजिश है रतनलाल जी को लेके? वो दलित चिंतक थे। ये साफ पता चलता है कि अगर कोई बीजेपी का ही रेपिस्ट होगा, अगर वो अगर कुछ उन्होंने कुछ कह दिया है खुले मंच में, ऐसे ही बलात्कार वाली घटना मतलब बातें बोल देते हैं खुले तौर पे, उस पर कोई गिरफ्तारी नहीं। किसी को भी उठाने लेने की बात करते हैं, मुस्लिम के घरों को तोड़ने की बात होती है, बुलडोजर चलाने की बात होती है, कहीं के भी घर उजाड़ने की बात होती है, कहीं पे भी किसी लड़की को उठाने की बात होती है, लेकिन उस पर कोई गिरफ्तारी नहीं होती। तो ये साफ दिखाई देता है जो आरएसएस वादी है, जो बीजेपी के समर्थक है, जिस तरीके की हरकतें करते हैं उनको बचाने के लिए सरकार लग जाती है। और जो इस देश को बचाने के लिए, जिस देश की जो व्यवस्था जिस तरीके से खराब हो रही है उसको संतुलन बनाने के लिए कुछ बात कहते हैं, जो दलित चिंतक होते हैं वो दलितों की जो जिस तरीके की बात है उसको कहने के लिए करते हैं, तो उन्हीं को गिरफ्तारी मिल जाती है। तो इस साफ पता चलता है ये षड्यंत्र है आरएसएस बीजेपी का, कि जिस तरीके से वो जानबूझ करके ऐसे चिंतकों को गिरफ्तारी दे देते हैं। ये हमें षड्यंत्र दिखाई देता है कि वो अपने आप से ही ये देखते हैं कि जिसको बचाने के लिए हिंदू राष्ट्र कह देते हैं। हिंदू राष्ट्र की बात कही जाए तो मुसलमान जो अगर दलित है और हिंदू भी दलित है तो दलितों की स्थिति क्या सुधार दी है सरकार ने? नहीं सुधारी है। कोई मालिक है, अगर वो शोषण कर रहा है हिंदू का ही और मालिक भी हिंदू है, वो हिंदू है तो हिंदू राष्ट्र बराबरी की बात तो आती नहीं है ना। जब बराबरी की बात आती है तो दलित रहता है और हिंदू में ब्राह्मण समाज अलग चले जाता है। वो तो ये हमें साफ दिखाई देता है। वही बात मैं कह रही हूँ, जैसे हिंदू अगर मुसलमान भी होगा, हिंदू अगर दलित भी होगा, अगर मुसलमान भी कोई गरीब परिवार से होगा, उनकी गरीबों की सीमा खत्म करने के लिए हिंदू राष्ट्र कह देते हैं। या अमीर जो हिंदू है या गरीब हिंदू है और वो मालिक है और वो नौकर है, उनकी दिक्कतों को ना बताने चले तो हिंदू राष्ट्र कह देते हैं। या रेपिस्ट कोई हिंदू होगा और वो हिंदू महिला के साथ रेप करेगा, उसको खत्म करने के लिए उस पर कोई चार्ज न लगे, उस चीज़ पे भी वो करने के लिए वो कह देंगे कि हिंदू है। तो ये हमें साफ दिखाई देता है। हिंदू मुसलमान करते करते ये बात नहीं करेंगे शिक्षा की, ये बात नहीं करेंगे रोजगार की, ये बात नहीं करेंगे कि अस्पतालों की क्या हालत है, ये नहीं बात करेंगे कि महिलाओं की दुर्दशा क्या है, कि बस्तियों में रहने वाली बच्चियों के साथ क्या दशा होती है, वहाँ की महिलाओं के साथ क्या होती है, दिल्ली में पानी नहीं पहुँच पा रहा है इलाकों में, इसकी बात नहीं करेगी सरकार। ये जो बात कहेगी जानबूझ के राजनीति करेगी, जो ताकि वो दिखाई दे कि भटका दिया जाए लोगों को। लेकिन बात तो सरकार करती है। शिवराज सिंह के जो बेटे हैं उन्होंने विदेश से जो LLM किया है, तो विदेश कौन जाता है? ये तो दिखाई देता है जिसके पास पैसा नहीं, शिक्षा मजबूती से है तभी तो विदेशों में पढ़ रहे बच्चे जाते हैं। ये तो दिखाई देता है। यहाँ पे अगर हालात सुधर जाए तो दूसरे घर पे क्यों जाएंगे? अपने ही बिहार से लोग पढ़ने आते हैं, बिहार में क्यों नहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसा कॉलेज है, JNU जैसे कई कॉलेज क्यों नहीं है, JNU जैसी यूनिवर्सिटियाँ क्यों नहीं है? तो ये शिक्षा का जो अगर बात की जाए तो हमें साफ पता चलता है लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में 12वीं पास करके छात्र निकलते हैं, लेकिन सभी 12वीं के बच्चों को एडमिशन नहीं मिलता है BA में। और जो गरीब छात्र होते हैं वो तो दर की ठोकरें खाते जैसे तैसे ओपन यूनिवर्सिटी में जाते हैं, ओपन लर्निंग में जाते हैं, जहाँ पे उनके साथ बहुत बुरा हाल होता है। ये वहाँ के यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट जानते हैं।
इसमें सरकार भी जानती, कहने को तो मोदी भी एसोल से पड़ा था। आपको लगता है कि रतन लाल जी ने कोई अपराध किया पोस्ट को? आप क्या देखो, उस टिप्पणी पे बैठ के बात चर्चा हो सकती थी, उसका विरोध ऑनलाइन हो सकता था। एकदम ऐसा नहीं कि उनको जेल में डाल दिया जाए। अगर ये बात अगर उनकी विरोध करने वाली है तो जो रेपिस्ट जो बोलते हैं खुले तौर पे हम बलात्कार कर देंगे, उनको क्यों नहीं जेल में बंद किया जाता है? जो आरएसएस के नुमाइंदे होते हैं जो घूम घूम के लड़कियों को उठा लेते हैं, उनको क्यों नहीं जेल में बंद किया जाता है? खुले मंच पे कुछ भी कह देते हैं, उनको क्यों नहीं जेल में बंद किया जाता? तो ये दिखाई देता है कि किसकी तरफ सरकार दिखाई करने को राजी होती है और किसकी तरफ नहीं। अपने मतलब की सरकार है, जिसको लगता है कि उनके हिंदू के पक्ष में जो बोल रही है, उनके साथ में जो रह रही है, उनको बचाने के लिए पूरा प्रशासन पूरा तंत्र लग जाता है। यहाँ पे भी जो ये कठुआ का जो रेप केस हुआ था, उन्नाव का जो रेप केस है, जो भी आरएसएस बीजेपी वाले के जो मंत्री संतरी थे सारे, उनको तो बचाने के लिए सरकार लग गई ना, सारे कोर्ट कचहरी उनको बचाने के लिए लग गई। तो ये दिखाई देता है जो सच्चाई और न्याय पसंद लोग हैं, जो न्याय की बात करते हैं, जो समाज में न्याय देखना चाहते हैं, उन्हीं की कुछ बातों को कहने पे ये राजनीति करने लग जाएंगे, उन्हीं को टिप्पणी करते हुए उनको बंद कर देंगे। तो ये दिखाई देता है ये राजनीति कर रहे हैं। यहाँ पे बात करने की वही बात है, शिक्षा की बात नहीं करेगा, रोजगार की बात नहीं करेगा, जो हालात अस्पतालों की उसकी कोई बात नहीं करेगा, सरकारी अस्पतालों की स्कूलों की क्या हालात है उसकी कोई बात नहीं करेगा। तो ये हमें साफ पता चलता। तो रतन लाल जी की गिरफ्तारी के पीछे राजनीति का कुछ कारण है आपको लगता है? ये तो साफ दिखाई दे रहा है ना, राजनीति का गिरफ्तारी का। जिस तरीके से रतन लाल जो प्रोफेसर हमारे जिस तरीके वो छात्रों को पढ़ा रहे हैं, वो सिर्फ मतलब के नहीं पढ़ा रहे हैं कि आज पढ़ाए और बात खत्म। वो कम से कम छात्रों को चिंतन पैदा करा रहे हैं कि सही और गलत का अंतर बता रहे हैं। वो ये छात्रों को शिक्षा दे रहे हैं कि हम बोलने सीखें। और यहाँ पे यूनिवर्सिटी में पाठ पढ़ाया जाता है, इतिहास विभाग में, हिंदी विभाग में, पॉलिट साइंस के विभाग में हमें पढ़ाया जाता है कि हम खुद अपने लिए बोलना सीखें। लेकिन अगर बोलना सीखते हैं, उसी के लिए बोलते हैं, अपने विचारों को प्रकट करते हैं, अपनी बातों को रखते हैं, उसी में सरकार अपनी विरोधी हो जाती है, क्योंकि उनको पता चल जाता है, उनका चरित्र खुल जाता है, उनकी बातें नजर आ जाती है। अपराध तो बताया जा रहा है कि इन्होंने हिंदू धर्म की भावनाओं को आहत किया है। तो साफ दिखाई देता है हिंदू धर्म की भावना को आज किया, तो कितने हिंदुओं की हालत सुधर गई है। एक तरफ मुसलमानों को रख दो या माइनॉरिटी, सारे जितने भी लोग हैं एक साइड, बाकी हिंदू की क्या हालत है? हिंदू का बच्चा यहाँ पे आ पा रहा है पढ़ने के लिए, हिंदू के बच्चों को नौकरी मिल रही है, हिंदू के बच्चे जो गरीब दलित परिवारों से हैं वो क्या अस्पतालों में इलाज ले पा रहे हैं? सीढ़ियों पे मरने के लिए मजबूर है, लेकिन इलाज नहीं मिल पा रहा है। लॉकडाउन में क्या हालत हुई? हिंदुओं के लिए उन्होंने हालात सुधार दिए। पैदल चलने को 5-5 साल के बच्चे नंगे पैर चल रहे हैं कड़ी धूप में, गर्मियों में। क्या वो हिंदू के लिए उनको दर्द नहीं हुआ? ये सिर्फ दिखावा है। हिंदू करते करते सिर्फ ये अपने को अमीर बनाते जाएंगे। इनकी 7-8 पुश्तें नहीं उसके लिए पैसा जमाखोरी कर रहे हैं, ये दिखाई देता है। सरकार ने तो देश को भी विश्व गुरु बना दिया, आप बोल रहे हैं अपने तो कहने वाली विश्व गुरु की बात है। हमारे गोले पे पता नहीं है, कहीं और हो गया तो हम कह नहीं सकते। यहाँ पे तो पृथ्वी में तो कुछ नजर नहीं आ रहा है। और ये दिखाई देता है कि भाई विश्व गुरु होता तो हम ही अपने आप ही चर्चा करने लगते हैं। आपको इतना प्रचार करने की जरूरत नहीं होती। लाखों करोड़ों रुपए तो इतने बड़े बड़े हाईवे पे, फ्लाईओवर पे भी लगा देते हैं ना होर्डिंग कि हाँ हमारा प्रचार है अच्छा है, वो अपने आप ही बोलने लगती जनता। ये करने की जरूरत नहीं होती। जितना करोड़ों रुपए वो लगा रहे हैं ना, वो अगर हकीकत में सरकारी अस्पताल, स्कूलों में और कॉलेजों में लगा देना, अपने आप ही बच्चे पढ़ के रोजगार ले लेंगे। क्योंकि नहीं करना चाहिए। यहाँ पे जिस तरीके के हालात पड़े हुए हैं उसकी चर्चा कोई नहीं करेगा। महिलाओं की संख्या पढ़ाई के क्षेत्र में कम होती जा रही है, उसकी कोई बात नहीं करेगा। लॉकडाउन में कितने हरियाणा में, दिल्ली में मिला के कितने सरकारी स्कूल बंद हुए, उसकी कोई बात नहीं करेगा। कि सरकार ने जो आंकड़े दिखाए, यूपी में भी और अलग अलग राज्यों में देख लीजिए, कितने भी बलात्कारों की संख्या आती है ना, उसकी बात कोई नहीं कहे। तो ये दिखाई देता है जिस चीज़ को बचाना चाहते हैं उस पर पर्दा लगा देते हैं, उसी पर्दे को अगर कोई उखाड़े तो उसको जेल में रख देते हैं। यही आज हमारे साथ प्रोफेसर के साथ हुआ है। और उन्होंने इस चीज़ को निंदा करते हुए उनकी स्पष्टता के साथ सरकार की बातों को खोल के बोला और उन्हीं को आज देखो जेल के हवालात में डाल दिया। और उसकी हम लोग निंदा करते हो आज यहाँ पे इसीलिए इकट्ठा हुए हैं। और जब जरूरत पड़ेगी हम और भी बड़ी संख्या में इकट्ठा होंगे, हम लड़ेंगे। क्योंकि अपने ही न्याय के लिए अगर हम नहीं लड़े ना, तो जिस तरीके की भारत की दुर्दशा हो गई ना, वो नहीं बचने वाला। और पब्लिक को भी इकट्ठा होना पड़ेगा, अपने लिए बोलना पड़ेगा। मैं यहीं से संदेश देना चाहूँगी तमाम जनता के लोगों को, महिलाओं को, पढ़ने वाले छात्रों को, मजदूरों को जो फैक्ट्रियों में मजदूरी कर रहे हैं, उन अमीरों की मतलब पूरा दिन रात लगा देते हैं, जान लगा देते हैं। उन दलितों की बात क्यों नहीं कहते जो गटरों में 100 रुपये में, 150 रुपये में अपनी जान गंवा देते हैं और उनके परिवार वाले बिलखते रह जाते हैं। उनके परिवार वाले ना पढ़ पाते हैं, ना बच्चे इलाज ले पाते हैं, ना कुछ हो पाता है, मरने को मजबूर होते हैं। वो हिंदू के लिए सरकार क्या कहेगी? उस हिंदू की बात करेगी सरकार? क्या हिंदू, अमीर वाले हिंदू जो अडानी अंबानी, उन्हीं के हिंदू की बात कह रही है क्या? और गरीब में जो हिंदू उनकी बात नहीं है? मतलब रोड पे पटरी पे सोने वाला मजदूर है, तुम कहीं पे वो बिल्डोजर चला के उनको हटा देते हो, कर देते हो। तो दिखावा है, ये हमें समझना पड़ेगा। हिंदू और मुसलमानों की भी एकता को तोड़ा जा रहा है। यहाँ आज़ादी के तौर पे जब से लड़ते हुए 70-72 साल पहले भी
यहाँ पे लड़ते लड़ते लोगों ने, हिंदू हो या मुसलमान हो, एक साथ लड़ाई लड़ी थी। मजदूर भी हिंदू हो या मुसलमान हो, एक साथ लड़ाई लड़ी थी। आज सरकार द्वारा ये फूट डाली जा रही है, जिस तरीके से पहले अंग्रेजों के टाइम पे डाली जा रही थी कि यहाँ पे हिंदू मुसलमान के विरोध कर दे रहा है, मुसलमान को हिंदू के विरोध किया जा रहा है। ये हमें समझना पड़ेगा। फातिमा शेख और सावित्रीबाई फुले की एकता की ये बात हमें करनी पड़ेगी। भगत सिंह और राजगुरु और सुखदेव की एकता की बात करनी पड़ेगी। अशफाक उल्लाह खां और बाकी जो साथी थे हमारे, तमाम जो पूर्वज थे जिससे हमें प्रेरणा लेना पड़ेगा, उनको याद करते हुए आज भी हमें उनके जो आगे दिशा निर्देश है उस पर चलने की जरूरत है और अपने देश को बचाने की जरूरत है। हिंदू हिंदू कहने से, हम जय माता कहने से अपने देश को नहीं बचा पाएंगे। हमें जमीन पे आना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। अभी ये तय नहीं हुआ कि वो शिवलिंग है या फाउंटेन है, लेकिन लोगों के भावनाओं को ठेस पहुंचने लगी और कुछ लोग तो आराध्य मानने लगे। ये देखो, ये जिस तरीके से फैलाया जाता है ये हमें साफ पता चलना चाहिए। लोगों को मस्जिद हो और मंदिर हो, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में बन जाती है, बड़े बड़े जगह घिर जाती है, लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा, जैसे कि अयोध्या में भी मस्जिद और मंदिर पे बहुत बड़ी लड़ाई हुई। मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं है, मेरी माँ भी 5वीं में भी स्कूल नहीं गई, गांव से पढ़ी हुई है, नहीं पढ़ी है। उन्होंने भी कहा क्या हिंदू और क्या मुसलमान कर रहे हैं, वहाँ पे एक अस्पताल होना चाहिए कि हिंदू का भी बच्चा जाना चाहिए पढ़ने और मुसलमान का भी बच्चा जाना चाहिए, या वहाँ पे मतलब अस्पताल हो, इलाज कराए, या तो एक स्कूल होना चाहिए, कॉलेज होना चाहिए। तुम हिंदू के लिए मंदिर बना दोगे, मस्जिद के लिए मतलब मुसलमानों के जाने की एंट्री खोल दोगे, क्यों कर? दोनों को खाने के लिए खाना चाहिए, दोनों को बच्चे को पढ़ने के लिए कॉलेज चाहिए। यहाँ पे कॉलेजों की भी संख्या खराब है, संख्या कम है, सीटें कम है, या लड़ना पड़ता है। हर साल हम यहाँ पे आते हैं, कट ऑफ का विरोध करते हैं कि बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल से पढ़ने वाले छात्र जो पैसा देकर के 90-100% लेके आ जाते हैं और एडमिशन लेते हैं। गरीब बच्चे कहाँ जाते हैं? 12वीं पास करने वालों की छात्रों की संख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन कहाँ जाते हैं? कोई फैक्ट्रियों में जाते हैं। तो ये हिंदू मुसलमान, ये शिवलिंग, ये ब्राह्मा, ये कुछ भी कहने वाली बात सरकार फैलाती है। यहाँ पे उसी का विरोध करने वालों को जेल में बंद कर दिया था। ये षड्यंत्र सबको समझना ही पड़ेगा और इस चीज़ की, इसकी चालाकी, जिस तरीके से पुलिस प्रशासन आगे आ जाती है, जितने लोग नहीं होते उतने ज़्यादा फौज में खड़ी जाती है, इनकी भी हमें राजनीति समझनी पड़ेगी। यहीं पे किसी का बलात्कार हो जाए ना, तब इतनी पुलिस फोर्स नहीं दिखाई देगी, तब अंदर से भी दुख होता है। किसी छोटी बच्ची का 6 साल की बच्ची का भी रेप हुआ है रंजीत नगर में, पुलिस FIR तक नहीं लिख रही। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि पुलिस भी किसके साथ है, हमारा कितना साथ देगी। जब ज़्यादा विरोध होता है तब FIR दर्ज होती है। ये रवैया सिखाया गया है और इसको हमें बदलना पड़ेगा। हम सभी बदल पाएंगे, एक एक करके हम बदला ले सकते हैं, बदलाव नहीं ला सकते। बदलाव के लिए हम लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, किसी भी धर्म का हो। धर्म को पीछे छोड़ के हमें अपनी जो मुद्दे हैं, इलाज, रोजगार और शिक्षा और बच्चों के लिए बेहतर माहौल, ये सब हमें मुद्दों को लेकर के आगे बढ़ना पड़ेगा और सड़कों पर उतरना पड़ेगा। मैं इतनी बात कह के अपनी बात क्या कहेंगे जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है रतनलाल जी की, लेकर आधी रात से जो स्टूडेंट्स हैं, एक्टिविस्ट हैं, वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अभी पुलिस के काम पर फोन कर दिया है। क्या कहेंगे, कुछ बताया गया है आगे की रणनीति क्या रहेगी? देखिए, जो प्रोफेसर रतनलाल को जिस तरह से अनडेमोक्रेटिकली अरेस्ट किया गया है, वो कोई नई बात नहीं। ऐसा हम देखते हैं कि जो हमारी स्टेट मशीनरी है और स्पेशली जो हमारी सिटिंग गवर्नमेंट है, बीजेपी सरकार है, उसने बार बार इस तरह से जो भी वॉइसेस सोशल जस्टिस के लिए बात करती रही हैं, सामाजिक न्याय के लिए बात करती रही है और मार्जिनलाइज कम्युनिटी यानी हाशियाए वर्गों के बारे में बात करती रही है, उनके ऊपर बार बार इस तरह का टारगेटेड अटैक करना बीजेपी और RSS की पुरानी स्ट्रैटेजी रही है। और उसी सिलसिले के अंदर हम देख रहे हैं कि प्रोफेसर रतनलाल को भी अरेस्ट किया गया है। अब इसके अंदर ये कहा जा रहा है कि धार्मिक भावनाएं आहत हो गई हैं। तो ये लॉयर साहब हैं जिन्होंने ये याचिका डाली है, उनकी भावनाएं आहत हो गई हैं। पर इसके अंदर ये सोचने की बात है कि ये जो धार्मिक भावनाएं हैं, ये किसी के फेसबुक पोस्ट से ही आहत होती हैं। जब धर्म का नाम लेके दंगे करवाए जाते हैं, लोगों को मारा जाता है, तब किसी की धार्मिक भावनाएं नहीं आहत होती हैं। जब धर्म के नाम पर किसी को पब्लिक स्पेसेस से बाहर निकाला जाता है, तब किसी की धार्मिक भावनाएं आहत नहीं होती है। तो ये जो धार्मिक भावनाओं का कवर लेके ये सरकार बार बार अपने खिलाफ उठने वाली आवाज़ों को दबाने का प्रयास कर रही है, ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये बहुत पुरानी साजिश है जो अभी भी चलती जा रही है। पर ये ज़रूर है कि जो प्रोग्रेसिव कम्युनिटी है, जो डेमोक्रेटिक वॉइसेस है, वो आज यहाँ पे खड़ी हैं और प्रोफेसर रतनलाल की अरेस्ट का विरोध कर रही हैं और हम और भी बड़ी संख्या में इकट्ठे होंगे और इस तरह के अनडेमोक्रेटिक तानाशाही बिहेवियर को हम लोग नहीं चलने देंगे। भावनाओं का तो ठीक है, लेकिन एक टीवी एंकर
और आप तक बता देती हैं जो काउंटर स्टैंडिंग है सब करने इस पर क्या कहेंगे? भड़कने का कोई देखिए, जो हमारे देश का मेन स्ट्रीम मीडिया है, मुख्य धारा की मीडिया है, उसको सरकार का लैपडॉग कहा जा सकता है कि सरकार का लैपडॉग कहा जा सकता है कि सरकार जो भी बोले वो हाँ में हाँ मिलाने के लिए राजी हैं। जो सरकार अपनी ध्रुवीकरण की पॉलिटिक्स को बढ़ाना चाहता है, उसके अंदर वो तरह तरह की नफरती कम्युनल बातें करके, भाषण देके वो इस एजेंडा को आगे बढ़ाने का हर वक्त काम करते हैं। अब इन्हीं मीडिया चैनलों का अगर एक विश्लेषण कर दिया जाए और ये देखा जाए कि ये रोजगार के मुद्दे पे, शिक्षा के मुद्दे पे, स्वास्थ्य के मुद्दे पे, सुरक्षा के मुद्दे पे कितने डिबेट करते हैं, और जब किसी को अराध्य घोषित करना होता है किसी स्ट्रक्चर को, तो कोर्ट का वर्डिक्ट आने से पहले ये लोग अपना वर्डिक्ट जरूर दे देते हैं, जिससे जनता के अंदर इस तरह की भ्रांतियां फैलती रहे। तो ये जो मीडिया है, इसको भी जो प्रोग्रेसिव जनता है, इस मीडिया के ऊपर सवाल उठाने का जरूरत है कि हमारे मूलभूत मुद्दों को दरकिनार करके किस तरह से ये इसी तरह का कम्युनल एजेंडा हमारे बीच में फैलाती है कि हम कभी सजग ना हो पाए। आगे की क्या रणनीति? आगे की रणनीति यही है कि पुरजोर तरीके से हम लोग डटे रहेंगे, अगर और डेमोन्स्ट्रेशन हम लोग करेंगे इसके अंदर, और इससे भी बड़ी संख्या के अंदर हम लोग यहाँ पे इकट्ठे होंगे। जो स्टूडेंट और टीचर कम्युनिटी है दिल्ली यूनिवर्सिटी की, जो प्रोग्रेसिव कम्युनिटी है, जो डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए खड़ी है, वो उनके बीच में और व्यापक कैंपेन करके हम लोग और पुरजोर तरीके से स्टेट के खिलाफ इस अनडेमोक्रेटिक अरेस्ट का विरोध करेंगे। आपको डर नहीं लगता क्या कल को आपके ऊपर कार्रवाई? देखिए, जो हमारा विशेषाधिकार होता है वो तब तक ही विशेषाधिकार रहता है जब तक वो और लोगों के पास भी हो। आज प्रोफेसर रतन लाल के ऊपर अटैक हुआ है, कल प्रोफेसर हनी बाबू के ऊपर अटैक हुआ था, उससे पहले प्रोफेसर साई बाबा के ऊपर अटैक हुआ था, और इस तरह से एक एक करके चेरी पिक करके जो भी इनके खिलाफ बात करता है उनके ऊपर ये लोग अटैक कर रहे हैं। तो हमारे लिए और भी जरूरी हो जाता है कि हम इससे डरे नहीं और हम साथ में इकट्ठे होकर, एकजुट होकर इसके खिलाफ एक कॉमन स्टैंड लें, एक मजबूत स्टैंड लें, जिससे ये किसी और के साथ होना नॉर्म ना बने। देखिए, मैं उसके समर्थन में हूँ या मैं उसके अगेंस्ट हूँ, ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि हमारा डेमोक्रेटिक राइट है ऑफ फ्रीडम टू एक्सप्रेशन। प्रोफेसर रतन लाल का लोकतांत्रिक अधिकार है कि वो उस तरह का फेसबुक पोस्ट लिखे। मैं उससे इत्तेफाक रखती हूँ या नहीं रखती हूँ, दिस इज बियॉन्ड द क्वेश्चन। ये इस तरह का नैरेटिव बनाया जा रहा है कि आप धार्मिक भावनाएं आहत करने के विरोध में है या फिर उसके समर्थन में है। हम इस नैरेटिव को रिफ्यूज करते हैं। सॉरी, आस्था को ठेस पहुंची है। देखिए, आस्था को ठेस पहुंची है, कितने लोगों की आस्था को ठेस पहुंची है, पहले मैं ये जानना चाहती हूँ। क्या व्यापक जनता जो है, मेहनतकश जनता है इस देश की, वो क्या बैठ के डॉक्टर रतन लाल का फेसबुक पोस्ट ही पढ़ती है जो उसकी धार्मिक भावनाएं उससे इतनी आहत हो जाती हैं? इस देश में तरह तरह की चीजें होती हैं जिससे लोगों की भावनाएं आहत होती है। मैं आपको बता दूं, कोरोना लॉकडाउन के अंदर इतने लोग मच्छर मक्खियों की तरह मरने के लिए मजबूर हुए इस व्यवस्था के अंदर, मेरी भी भावनाएं आहत हुई, पर मेरी उन आहत भावनाओं की क्या कोई सुनवाई है इस सरकार के अंदर? इस यूनिवर्सिटी को प्राइवेटाइज किया जा रहा है, इस यूनिवर्सिटी के अंदर पिछले 30 साल से कोई नया कॉलेज नहीं खोला गया है, मेरी भावनाएं आहत होती है, यहाँ पे जनता व्यापक आंदोलन करती है, पर क्या उन भावनाएं आहत होने का कोई भी रिड्रेसल मैकेनिज्म है इस सरकार के अंदर? तो ऐसा क्यों है कि कुछ विशेष अधिकार प्राप्त लोगों की ही भावनाएं आहत होना एक मुद्दा है जिसको एक एक हफ्ते तक प्राइम टाइम मीडिया के ऊपर डिबेट किया जाएगा? भावनाएं कई तरीकों से आहत होती है, जनता आंदोलन के अंदर आंदोलनरत है, पर उनकी आवाजों को दबाया जाता है। जी, तो उसको लेके चल, ये कोई नई स्क्रिप्ट तो है नहीं, ये तो पहले ही ऐलान कर दिए गए थे ना कि अब मंदिर बन गया है, अभी कुछ बाकी है। ये ऐलान तो पहले ही कर दिया गया था, तो स्क्रिप्ट तो शायद पहले ही लिख ली गई थी। तो ज्ञानव्यापी मस्जिद है, कल कोई और मस्जिद होगी, कोई और मज़ार होगी, कोई और मंदिर होगा, और हमको लगातार इसी झूठे डिबेट में, इसी झूठी बात के अंदर फंसाए रखा जाएगा, जिससे हमारे मूलभूत मुद्दे कभी सामने ना आ पाए, जिससे बड़े स्तर के ऊपर केवल यही बात हो कि हिंदू और मुसलमान अलग है, हम अलग नहीं हैं। मेहनतकश जनता एक है, मेहनतकश जनता का हित एक है, हम सबको अस्पताल चाहिए, हम सबको स्कूल चाहिए, हम सबको रोजगार चाहिए, महिला सुरक्षा चाहिए। तो हमको अलग अलग करने के जो ध्रुवीकरण के प्रयास हैं इस सरकार के, मंदिर के नाम पे, मस्जिद के नाम पे, भगवान के नाम पे, हम इनका पूर्ण रूप से इसे खारिज करते हैं और इसके बरक्स हम अपना जन आंदोलन खड़ा करते हैं। कोर्ट ने अभी स्पष्ट नहीं किया है कि ये शिवलिंग है या नहीं है, पर इसके बारे में क्या अपना
जैसे डॉक्टर रतन लाल ने इसके बारे में अपना मत रखा फेसबुक पे, चाहे मैं उस मत से वाबस्ता हूँ या नहीं हूँ, पर वो अपने मत रखने के लिए आज़ाद हैं इस देश के अंदर। कोर्ट भी अपना वर्डिक्ट देने के लिए आज़ाद है। हमने देखा है पिछले मामलों में किस तरह के वर्डिक्ट्स आए हैं। तो क्या जनतांत्रिक देश में, जिसको हम लोग लोकतंत्र बोल रहे हैं, क्या उसमें अपना मत रखना भी अब एक जुर्म हो चुका है? ये बड़ा सवाल है जो इस विरोध प्रदर्शन के माध्यम से हम लोग उठाना चाहते हैं। अरे गिरफ्तारी तो मोहसिन अंसारी की भी ये लीची की पोस्ट को लेके इस पर कोई प्रहार नहीं किया गया किसी ने? मैं नहीं कह सकती कि किसी ने प्रदर्शन नहीं किया होगा। मैं लेकिन जमानत देंगे या रिहाई होना चाहते? 22 में खड़ी होना चाहते हैं? क्या इसमें जमानत लेना चाहते हैं या रिहा होना चाहते हैं? रिहाई चाहते हैं, जमानत चाहते हैं आप लोग? देखिए, हम चाहते हैं कि उनको जो भी उन पर सारी धाराएँ लगाई गई वो एक तो गलत तरीके से लगाई गई। तो सबसे पहले FIR जो है वो क्वॉश होनी चाहिए और सिर्फ मामला जो है रतन लाल तक ही सीमित नहीं, जो भी और पॉलिटिकल प्रिजनर्स है गौतम नवलखा हो गया, क्योंकि जिस तरह से मोदी सरकार धड़ल्ले से कानूनों का मिसयूज कर रही है तो हम उसके खिलाफ है। बात सिर्फ रतन लाल तक ही नहीं सीमित है। तो FIR जो उनके ऊपर लगी है वो रद्द होनी चाहिए क्योंकि वो बेबुनियाद है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि मतलब जो ट्वीट किया था उन्होंने, उस टिप्पणी को उस पर बात होनी चाहिए थी, बहस होनी चाहिए थी, मुकदमा ना FIR नहीं होनी चाहिए। देखिए, मामला क्या है कि सरकार जो है जानबूझ के इस तरह का नैरेटिव क्रिएट कर रही है। सरकार गरीबी इस देश में बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, शिक्षा की हालत कितनी खराब है, स्वास्थ्य से जो भी सुविधाएं हैं वो गरीबों तक नहीं पहुंची है। तो सरकार जो है जानबूझ के इस तरह का नैरेटिव क्रिएट कर रही है क्योंकि वो चाहती नहीं है कि जो गरीब समाज से लोग आते हैं उनके जो मूल मुद्दे हैं वो जो है मेन स्ट्रीम में आए। तो सरकार जो है जानबूझ के इस तरह के मुद्दे बना रही है लोगों को बांटने के लिए, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ अपना विकास करे और जो पूंजीपति है उनका विकास करे। कैसे क्यों लगता है कि जो कार्रवाई हुई है वो गलत हुई है और इस तरह की कार्रवाई का असर क्या होगा अगर सामाजिक तौर पर? कार्रवाई, हम एक लोकतंत्र में रहते हैं, हर व्यक्ति का अधिकार है कि वो अगर लोकतंत्र में है वो कुछ बोल सके। जब तक अगर कुछ स्पीच है वो वायलेंस को इंसाइट नहीं करे तब तक लोकतंत्र में बिल्कुल ठीक है। ये उनके पोस्ट से कोई वायलेंस तो हुआ नहीं है, बल्कि हरिद्वार में जिस तरह का भाषण दिया गया, निरंकारी मैदान में जिस तरह के भाषण दिए गए वो सीधे तौर पे उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो उन पर बड़ी देर से कार्रवाई की गई, बहुतों पे कार्रवाई भी नहीं करी गई। तो हम लोकतंत्र में रहते हैं, सबका अधिकार है अभिव्यक्ति का। आकर ये बात भी कही थी जब किसानों को खालिस्तानी कहा जाता, जब उनके खिलाफ भी एक सरदार है वो शब्द कहते हैं, उसकी भावनाओं को कैसे पेश हो जाती है, इस पर सवाल उठाया क्योंकि वो तो सिख धर्म से है और इसमें तो कोई ऐसा है नहीं। चीज़ें जो है वो प्लांट करके तय की जा रही है, ऐसा उन्होंने आशंका जताई थी। अगर हाल ही में आप जितने भी बीजेपी गवर्नमेंट के स्टेप्स देखेंगे वो सीधे तौर पे दिखाते हैं कि पूरी तरह से प्लान है। जिस तरह से अभी डेमोलिशन एक्टिविटीज चल रही है पूरे दिल्ली में, जहांगीरपुरी में हुई थी, शाहीन बाग में, इससे पहले तो कभी नहीं, इससे पहले भी बहुत सारे अनऑथराइज कॉलोनीज थी, इससे पहले तो कभी नहीं हुई। तो सीधे तौर पे दिखा रहे हैं कि 2024 के चुनाव है, बहुत सारे राज्यों में अभी चुनाव आ रहे हैं, तो सरकार जानबूझ के इस तरह के कदम उठा रही है कि वो एक नैरेटिव क्रिएट करे इस देश में, जहाँ पे हिंदू मुसलमान के जो भी डिवीज़न है उनको डिवीज़न को वो बीच में ला रही है कि जो आम आदमी के मुद्दे हैं वो लोगों तक पहुंच ही नहीं पाए। तो सरकार जो है जानबूझ के इस तरह का नैरेटिव क्रिएट करी और ये हाल ही में जो भी उनके स्टेप्स है उससे साफ साफ दिखाई देता है। क्या लगता है आगे की क्या तैयारी है? देखिए, हमारी तैयारी ये है कि जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, सिर्फ रतन लाल नहीं, हम इसको लेके अपना आंदोलन आगे बढ़ाएंगे, चाहे हमको दिल्ली पुलिस क्वार्टर में विरोध प्रदर्शन करना हो जो भी पुलिस हेडक्वार्टर है, या फिर हमको जिस भी मंत्री के ऑफिस के बाहर हमको विरोध प्रदर्शन करना है, हम करेंगे आगे जाकर और हम अपने आंदोलन को और ज़्यादा तेज करेंगे। अच्छा, जैसे प्रशासन ने तैयारियां की थी उस हिसाब से आंदोलन कमजोर रहा नहीं, हमारा बहुत ज़्यादा रहा, पुलिस बहुत ज़्यादा, लेकिन आंदोलनकारी कम थे। देखिए, आंदोलनकारी जो है
सिर्फ यहाँ पे मौजूद नहीं, सोशल मीडिया में भी रतन लाल या फिर जिस तरह की भी डेमोक्रेटिक वॉइसेस को कर्व करा जा रहा है, उसको लेकर सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा लोग जो है मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ है। यहाँ पे बेशक अभी संख्या कम लग रही होगी, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि लोगों के अंदर गुस्सा नहीं है, लोग जानते नहीं कि किस तरह से डेमोक्रेटिक वॉइसेस को कर्व करा जा रहा है। विपक्ष हो या फिर जो भी सत्ता में है, वो सभी एक ही थाली के चट्टे बच्चे हैं। कांग्रेस सरकार की सभी यूएपी है, तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। हमको उनसे मतलब नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि जब वो सरकार में आएंगे वो भी इसी तरह का काम करेंगे। सीधी सी बात है कि जो प्रगतिशील ताकतें हैं, जो प्रगतिशील आवाज़ें उठाते हैं, वो हमेशा से ही अगर लोकतंत्र को कमज़ोर करा जा रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाता रहे, और गरीबों के जो मुद्दे, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य का मुद्दा हो, गैर बराबरी का मुद्दा हो, उसके खिलाफ वो हमेशा आवाज़ उठाते रहे और उठाते रहेंगे। ये माना जाए कि जो सिविलिंग है, विपक्ष ने मान लिया है कि वाकई में जो चाहे वो माने या ना माने, उससे देखिए एक गरीब इंसान का पेट तो भरेगा नहीं, उसके बच्चे को शिक्षा तो मिलेगी नहीं, उसको अस्पताल में अच्छी सुविधाएं तो मिलेगी नहीं। सीधी सी बात है, जो विपक्ष वाले भी हैं वो भी अपनी राजनीति बरकरार रखने के लिए जानबूझ से कुछ मुद्दे उठाते हैं। प्रोफेसर साहब का विवादों से पुराना नाता है, क्या मानते हैं, जानते कि विवाद जो आप कह रहे हैं कि उनका पुराना रिश्ता है विवाद से। अगर कोई व्यक्ति गैर बराबरी के खिलाफ आवाज़ उठाता है, कोई व्यक्ति अगर ये बोलता है कि गरीबों के बच्चों को अभी तक शिक्षा नहीं प्राप्त होती, तो जो सत्ता में रहता है वो हमेशा से ही तो एक विवाद शब्द दिया जाता है। परंतु अगर आप इसको पढ़ेंगे तो ये कोई भी कोई ऐसा कोई बयान नहीं दिया, सीधा सा बात है, जो सच्चाई उन्होंने वो सामने रखी। जो सच्चाई है इस देश की, आज भी गरीब को बहुत सारी सुविधाएं नहीं मिलती, तो ये बयान अपने आप को विवाद खड़ा करने वाला बयान नहीं है। जो सच्चाई, तो सत्ता तो हमेशा से ही जानबूझ के चीज़ें बोलती है, नैरेटिव क्रिएट करती है कि वो सत्ता में रहे, और कुछ लोगों को हमेशा से फायदा पहुँचाते हैं। कितने ये जो यूनिवर्सिटी है, कितने लोग यहाँ प्रोफेसर को विचार संतुष्ट है? सारे ज़्यादातर प्रोफेसर जो है उनसे उन्होंने जो भी पोस्ट की उसके समझ सकते हैं, जिसकी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो कर्व का गया उसके वो साथ करें। और यहाँ पे बहुत सारे आज प्रोफेसर मौजूद भी थे, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के खिलाफ मोदी सरकार अपने कदम उठा रही है, उनके खिलाफ प्रोफेसर जो यहाँ पे आज आज़ादी के साथ लाइबिलिटीज भी होती है। आज देखिए, आज़ादी के साथ आप ठीक कह रहे, लाइबिलिटीज होती है और संविधान में रेस्ट्रिक्शन भी है, परंतु उन्होंने उस दायरे को क्रॉस नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक जजमेंट है, उसमें क्लियरली ये बोला गया कि जब तक आपकी स्पीच वायलेंस को इंसाइट रतन लाल जी ने जो टिप्पणी की है, क्या वो सिबलिंग साबित हो सकता है? बोलने देंगे? सवाल मैं पूछूंगा या आप पूछेंगे? सर तुम हो कौन भाई? तुम सवाल विद्यार्थी है। अरे आप लोग मानव के अधिकारों के लिए एक आम आदमी को कुछ नहीं समझते, आप लोग एक आम आदमी को कुछ नहीं समझते, एक आम आदमी को कुछ नहीं समझते, और फिर आप बड़ी बड़ी बातें करते हो। हम भी इस बीच में रहने वाले लोग हैं, तो हमें काम करें तो सवाल पूछने का सिर्फ तुम्हारा ही बपौती नहीं है, हमें भी है। बपौती की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन अधिकार हमें भी है। अभी आता हूँ मैं। ये आप पूछ रहे थे, पूछो। रतन लाल ने जिस पर टिप्पणी की है, क्या वो सिबलिंग? मैं इन्हीं जवाब दूंगा सर, मैं इन्हीं जवाब दूंगा। एक मिनट अरे गुरुजी देखो, धार्मिक देखो, आप लोग भावनाएं आज कैसे हो गई? नहीं, देखिए, भावनाएं भी आज का तो सवाल नहीं, हमारी भी तो हाथ हो रही है। पिछले हम SC के लोग पिछले हजारों कितने वर्षों से इनकी हम प्रताड़ना से सहते आ रहे हैं। हमें कोई अधिकार नहीं थे, मानवीय अधिकार नहीं, पीने का पानी का अधिकार नहीं, हमें शिक्षा का अधिकार नहीं, सड़कों पे आने का अधिकार नहीं, कपड़े पहनने का अधिकार नहीं, और तो और हमें अगर हम गलती से जिन भावनाओं की ये बात कर रहे हैं ना,
अगर हम कोई इनका वो भजन सुन ले, इनका हम कोई अगर इनके वेदों की कोई कहानी सुन ले तो हम गलती से चलते हो भी तो इनका प्रावधान था कि हमारे कानों में पिघलता हुआ शीशा डाल देते थे। हमने गलती से किसी भगवान का नाम ले दिया तो हमारी जबान काट देते थे। तो इसलिए देखो, संविधान, भारत के संविधान ने जो हमें अधिकार दिए हैं इस देश में भगवान को मानने से लेकर सारी चीजें। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, लाल जी के जिस फेसबुक पोस्ट पर गिरफ्तारी हुई है, जिस बापू मंदिर को लेकर उन्होंने लिखा है, वो अभी साबित ही नहीं हुआ है कि शिवलिंग है, तो फिर भावना कैसे? वो आपकी बात, देखिए आपकी बात बिल्कुल ठीक है, वो बिल्कुल। और दूसरी बात, कल जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि भैया सबसे पहले जो वर्शिप वो एक्ट है 1991 का, पहले तो उसको जज को ये कहा कि पहले उस पर सुनवाई करो, क्योंकि वो उसके दायरे में आता है कि क्योंकि जब वो बना था तो राम मंदिर को खाली अयोध्या के उससे बाहर रखा था। बाकी उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो भी 26 जनवरी 1950 से पहले के जो भी धार्मिक स्थल बने हुए हैं उनका जो भी नाम है या जो भी इसमें ढांचा है उसको बदला नहीं जाएगा। तो जो उसने जज ने वहाँ पर किया था, सेशन जज ने जो भी उसको सुनने से मना किया, तो कल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया उसके आधार पे, जबकि ना तो ये साबित हुआ कि शिवलिंग है और उसके आधार और ये भी हो गया कि पहले वर्शिप एक्ट पे सुनवाई होगी। तो जब तो ये गिरफ्तारी पूरी तरह से गैर कानूनी और गैर संवैधानिक है, ये बिल्कुल तुरंत इनको प्रोफेसर साहब को रिलीज करना चाहिए। और हमारे माननीय होम मिनिस्टर साहब को, क्योंकि उसकी पुलिस फोर्स ने संविधान के विरुद्ध और कानून के विरुद्ध काम किया है, प्रोफेसर रतनलाल जी को गिरफ्तार करके उनको तुरंत अपना इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि वो अब इस देश के कानून और संविधान को चलाने की स्थिति में नहीं है। वो एक सक्षम होम मिनिस्टर है जो कि इस देश के संविधान को चला पाए। ठीक है जी, धन्यवाद। जिस प्रोफेसर साहब को इन्होंने गलत तरीके से गिरफ्तार कर लिया है, तो उनको रिलीज करने के लिए ही हम इनके लिए सपोर्ट में आए हैं। और ये कहना कि हाँ, हर एक आदमी ये कहने पे लगा हुआ है कि आस्था आहत हो रही है, भावना, तो हमारी भी तो भावना है, हमारी बहन बेटियों को। हाँ, तो हम दलित इंसान नहीं है क्या? जब वोट लेते हैं तो तब ये कहते हैं कि हाँ आप दलित हो, हमें वोट मत दो। इनसे ये पूछा जाएगा ना, क्या हमसे नहीं? जो इंसान नहीं मानते तो हम भी वोट नहीं देंगे ना आगे से, हमारे वोट से चलेंगे नहीं। शिवलिंग की कौन करते हैं? वो करते रहे, हम तो नहीं करते ना। हर एक कोई अपनी इच्छा होती है ना, कौन किसकी पूजा कर रहा है, कौन किसकी नहीं कर रहा, अपनी इच्छा है। कौन भी कर रहा है तो हमें क्या लेना देना, वो करते रहे, हमें तो नहीं, हम तो उनको मना नहीं कर रहे। तो हमारा भी तो रविदास मंदिर तोड़ा था, हमारा भी तो नाहरपुर में अभी 15 दिन भी नहीं हुए हैं, वहाँ पे बाबा साहब की मूर्ति तोड़ी है, वहाँ महिपालपुर में तोड़ी, खानपुर में तोड़ी है। हमारी तो रोज मूर्तियाँ तोड़ी जा रही हैं बाबा साहब की, तो हमारी आहत नहीं हो रही है भावना? क्या इन्हीं की भावना है, हमारी भावना नहीं है? तो ये तो गलत है ना। सबको एक नजर से देखना चाहिए। संविधान में तो कहीं नहीं लिखा ना कि एक धर्म की तो भावना है, दूसरे धर्म की लगता है। क्यों कार्रवाई हुई है प्रोफेसर जी? सबको पता है क्यों उन्होंने शिवलिंग के लिए बोला है। उनको सिर्फ यही बोला ना, उन्होंने गलत भी क्या कहा कि भाई किसने वो ऊपर से जो पत्थर लगा रखा है सफेद, कि वो किसने लगाया, क्यों लगाया और कब लगाया, साबित भी नहीं हुआ, अभी साबित भी नहीं हुआ। तो ये तो प्रोफेसर साहब ने तो यही कहा है ना कि वो पुरातत्व को छोड़ो, उनको सौंप दो, वो बताएंगे कि इसमें किसने क्या करा है। मुस्लिम ने किया तो मुस्लिम ने, हिंदुओं ने किया हिंदुओं का आएगा, और क्रिश्चियन ने किया तो क्रिश्चियन का आएगा। क्या दलितों को बोलने की आज़ादी नहीं है आज भी देश में? 75 साल बाद नहीं है। अगर बोलने की आज़ादी होती तो प्रोफेसर साहब का गिरफ्तारी नहीं होती। पहले से ही बहुत सारे जो एक्टिविस्ट जेल में हैं, उसमें प्रोफेसर भी हैं, लेखक भी हैं, तेल तुमड़े हैं, बहुत है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के भी पहले से वहाँ पे जेल में पड़े में हैं। यूएपीए लगा दिया, इनके पास एक ही सबसे बड़ा हथियार मिल रहा है, यूएपीए लगा दो, एनएसए लगा दो, एनआईए लगा दो। इसके अलावा उन लोगों को वहाँ पे सड़ा रखा है। जब बोलने की अभिव्यक्ति नहीं, क्या कौन कह सकता है कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में बोलने की आज़ादी नहीं है? लेकिन दलित मूछ बढ़ा लेता है तो हत्या कर दी जाती है, घोड़ी पर बैठता है तो गोली मार दी जाती है। तो क्या इनकी भावना आहत नहीं होती? वही तो हम कह रहे हैं, जब हमारी भावना आहत होती तो हमारे सपोर्ट में कितने संगठन आते हैं हिंदू के। जब वो संगठन नहीं आते तो हम किधर से हिंदू हैं? हम तो नहीं हिंदू, हम तो अपने आप को हिंदू नहीं कहते, हम हिंदू मानते भी नहीं है। प्रोफेसर जी कह रहे हैं कि मैं बौद्ध धर्म अपनाऊंगा जेल से आने के बाद। अच्छी बात है ना, वो तो अपनाना चाहिए। जो भी खाली बैठे हुए आदमी हैं, ऐसे इतने पढ़े लिखे हैं,
तो अपने धर्म को हमें पता होना चाहिए। बाबा साहब ने हमें एक धर्म दिया, बौद्ध धर्म, तो हम बौद्ध धर्म को क्यों नहीं अपना रहे? मैम जहाँ भी खुदाई होती है बहुत सारे बाबा निकल रहे, शिवलिंग निकल के आ रहे हैं, कहीं बौद्ध की मूर्ति अभी नहीं बता रही है मीडिया नहीं बता रही है। अयोध्या में भी तो बुद्ध निकली है। वो तो खुश हो रहे हैं बाबा निकल आए। बाबा नहीं है, उनको इधर उधर से मूर्तियों को तोड़ फोड़ के ये उनको शिव बता रहे हैं, लेकिन हर एक जगह शिव नहीं रहे, शिवलिंग नहीं निकल रहे हैं, बुद्ध की मूर्तियां निकल रही है, काफी निकल रही हैं। अगर किसी भी मस्जिद को तोड़ो, मंदिर को तोड़ो, इनके मंदिर को तोड़ो, तो वहाँ पे भी बुद्ध ही निकलेंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं निकलेंगे। अच्छा, करुणा भंतेकर जी ने भी एक टिप्पणी कही थी कि आप पूरा देश खुदवा लो, बौद्ध की मूर्ति निकलेंगी। हाँ निकलेंगी। तो उस पर क्या टिप्पणी आपकी? वो तो निकलेंगे, वो ठीक बोल रहे हैं। तो कोई याचिका दर्ज कराओगे? याचिका अयोध्या के टाइम पे लगाई थी, अयोध्या मंदिर के टाइम पे, तो सुप्रीम कोर्ट ने और 1 लाख पेनल्टी लगा के ना, जो एससी वकील गए थे वहाँ पे कि हमारे बुद्ध की मूर्तियों को संरक्षित करना है, जो राम मंदिर के नीचे से जमीन से निकल रहे हैं। मतलब दलित याचिका भी दायर नहीं कर सकता, कोई याचिका दायर भी नहीं कर सकते, दलितों की भावना कोई नहीं है। तो उन्होंने 1 लाख और उन्हीं पर जुर्माना लगा दिया। तो आप बताइए कि हमारा दलित का समाज को कहाँ न्याय मिल रहा है? तो न्याय तो कहीं है ही नहीं है। ये तो हाई कोर्ट है, लोअर कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, ये तो सिर्फ इन्हीं के बन के रह गई क्या? तो निष्पक्ष न्याय नहीं हो रहा है। निष्पक्ष कहाँ हो रहा है? अगर निष्पक्ष होता तो गिरफ्तारी नहीं होती। तो दलित को कैसे न्याय मिलेगा? कहाँ जाए फिर? अब संगठित होना है, अब अपने लिए अधिकारों के लिए लड़ाई लड़नी है, और कहाँ जाएगा? प्रोफेसर साहब हैं, पढ़ाते हैं लाखों बच्चों को पूरे साल भर में, यदि वो नहीं बोल सकते फिर कौन बोलेगा? आम आदमी की हिम्मत हो पाएगी? अब सब बोलेंगे, अब धीरे धीरे सब बोलेंगे। अब उन्होंने इन लोगों ने चिंगारी लगा दी है, अब दलित लोग भी जागेंगे। और बुलडोजर चल रहा है बहुत ज्यादा, बुलडोजर चल रहा है, वो तो बुलडोजर तो सबके ऊपर चल रहा है ना। हम दलित ये तो दिमाग बांटने के लिए है कि हम बुलडोजर चला रहे हैं, जिससे कि बुलडोजर की लड़ाई ना लड़े, तो गिरफ्तार कर लिया, मंदिर मस्जिद की लड़ाई कर दी। भाजपा वाले कह रहे यूपी में सबसे ज्यादा दलित हमको वोट दिया, और आप कह रहे दलित उनके विरोध में जाएंगे। अभी विरोध में जाएंगे या नहीं जाएंगे? उनको 5 किलो अनाज मिल रहा है। आप समझ सकते हो कि एक आदमी अगर भूखा है तो कितने दिन भूखा रह लेगा? कितने दिन भूखा रह लेगा? केजी अनाज देगा फिर तो और वोट। ऐसा नहीं है, उस दिन भी उनको भी समझ आएगा, उनके ऊपर भी तो अत्याचार हो रहा है। मैम जब दलितों पे अत्याचार होता है तो दलित एकजुट होते हैं, लेकिन जब मुस्लिमों को होता है तो बाबा साहब की फोटो उठा लेते हैं, वो कंधे पर जय भीम के नारे लगाते हैं। आज मुस्लिम नजर नहीं आ रहे हैं यहाँ पर दलितों के साथ, मुझे लगता है। नहीं, मैंने तो कई लड़कियाँ देखी हैं, ऐसी तो बात नहीं है। मुस्लिम लड़कियाँ ऐसी नहीं है, मुस्लिम लड़कियाँ आई। कैसे लड़ोगे आप इस सरकार से? लड़ेंगे, जिससे भी लड़ा जाएगा। लड़ना है, अब लड़ना है। 85% हमारी जनसंख्या है, अब तो लड़ना तो है ही है। और रतन लाल जी यही कर रहे थे, रतन लाल जी को जागरूक करने का जागरूक ही कर रहे थे ना, अम्बेडकर नामा चलाकर। तो इस सरकार को ये हुआ कि वो अम्बेडकर नामा चला के लोगों को जागरूक क्यों कर रहे हैं? वो जनों पे कटाक्ष करते हैं, शिवलिंग पे कटाक्ष कर दिया, ऐसे तो फिर आहत तो होंगी भावना। किसी की भावना आहत नहीं होने वाली है, ऐसा कुछ नहीं है। जो वो इतना उल्टा सीधा बोलते हैं टीवी में बैठ के, उससे लोगों की भावना आहत नहीं होती। मीडिया कैसे काम कर रहा है इस पूरे मामले में? मीडिया में तो दिखावे का काम कर रहा है, मीडिया तो असली काम कर ही नहीं रहा। वो तो बस 4 आदमियों को बिठाएंगे, बहस करेंगे और बस छुट्टी, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं कर रहा। जो असली मुद्दा है वो नहीं दिखाएंगे। असली मुद्दा क्या है? बेरोजगारी है, शिक्षा है, भुखमरी है। राम मंदिर तो बन रहा है, राम मंदिर क्या हमें खाने को दे रहा है? किसी गरीब को नहीं, किसी गरीब को खाने को मिल जाएगा वहाँ पे। अनाज भी दे रहे हैं वो तो। अनाज मंदिर में नहीं दे रहे ना। मंदिर की बात कर रहे हो आप या भुखमरी की बात कर रहे हो? भुखमरी की बात हो रही है, कितने लोग मर रहे हैं गाँव में, कोई पूछ रहा है? तो मजबूत कर रहे हैं धर्म को करते रहो, हमें तो धर्म नहीं चाहिए, हम तो बिना धर्म के भी अच्छे हैं। हाँ बिल्कुल नास्तिक, क्यों भगत सिंह नास्तिक नहीं थे? बहुत लोग हैं नास्तिक, ऐसा क्या है? कबीर दास है, रविदास है, सब नास्तिक ही थे ये लोग, ऐसा क्या है? तो हम तो नहीं मानते इन चीजों को। ठीक है, धन्यवाद। आंटी ने गिरफ्तार कर लिए गए हैं, क्या कहना आपका इस मामले में? जब कोई भी व्यक्ति अगर समाज में जागृति का काम करता है और उस जागृति से अपर समाज को जरा प्रभावित करता है, क्यों कि वो जागृत करने के बाद लोगों में एक तरह से क्रांति की भावना जागृत करते हैं, अपने अधिकारों के लिए क्रांति करो, तो वो भावना
अगर वो क्रिएट करते हैं तो अपर कास्ट को अच्छा नहीं लगता। लेकिन सर उन्होंने क्रांति नहीं करी है, उन्होंने भावनाएं भड़काई हैं शिवलिंग को लेकर। बराबर है, भावनाएं भड़काने का मतलब सिर्फ समझने की प्रॉब्लम है। हाँ। क्योंकि जिस व्यक्ति ने जो लिखा, कहा कि ये जो शिवलिंग है वो शिवलिंग नहीं है, ये एक्चुअली फाउंटेन है, और शिवलिंग का नाम लेके उनको अरेस्ट किया गया है। हकीकत में अभी तक यही क्लियर नहीं है कि वो शिवलिंग है या फाउंटेन है। कोर्ट में केस है, कंफर्म नहीं है। कंफर्म होने से पहले कैसे कह सकते हैं कि भाई ये हमारी आत्मा, हमारी भावनाओं को। सर देश में रोजाना लाखों लोग ट्वीट करते हैं, पोस्ट करते हैं फेसबुक पर, और वो कई लोगों को जो है आप कर जाती हैं, उनकी किसी की गिरफ्तारी नहीं होती है, और रतनलाल जी गिरफ्तार कर लिए गए। जी हाँ, कमजोर पे ही गवर्नमेंट का डंडा चलता है, क्योंकि कमजोर आदमी है, वो बेचारा कुछ नहीं कह सकता। इस कम्युनिटी में ये कमजोर हैं। प्रोफेसर है वो तो कमजोर कहाँ है? बिल्कुल प्रोफेसर हैं, माइंड से तो बहुत शक्तिशाली हैं। यही प्रॉब्लम है कि शक्तिशाली व्यक्ति की जो भावना है, जो वाणी है, वो उनसे सहन नहीं होती। क्यों नहीं सहन होती? वो कहते हैं ये कल तक तो हमारे गुलाम थे, और आज हमारे ऊपर जो सवाल पूछते हैं और हमारे ऊपर बैठे हुए हैं, तो हमसे ये सहन नहीं होता, बर्दाश्त नहीं हो रहा। बस यही है कि इस कम्युनिटी का ये प्रॉब्लम है कि जब ये कम्युनिटी ऊपर आती है, और तो मनवाद को निशाने पर लेते हैं, कभी कहते हैं जनेऊ लीला, अब कटाक्ष कर दिया शिवलिंग पर, तो कौन बर्दाश्त करेगा इन चीजों को? देखिए, ये जो भावना है, जो शिवलिंग की बात करते हैं, शिवलिंग नाम का कोई चीज नहीं है। दूसरी बात, शिवलिंग को देखो ना, क्या है, क्या शिवलिंग होता क्या है? आप मुझे अपना लड़की से बात करेंगे, माँ बाप से बात करेंगे, तो बता सकते हैं शिवलिंग क्या है? परिभाषा वो दे सकते हैं? कुछ भी नहीं, नोबडी। क्योंकि ये शर्म की पूजा कर रहे हैं, वो शर्म की, अरे अंधविश्वास में सब पूजा करते हैं। वो ओ माई गॉड, देखिए पिक्चर देखिए, उन्होंने पत्थर इकट्ठे कर दिए तो उसी पे पूजा दान देना शुरू कर देते हैं। आस्था किस बात की? आस्था में कुछ ज्ञान तो होना चाहिए, आस्था में कुछ नॉलेज तो होना चाहिए, आस्था में कुछ ज्ञान तो होना चाहिए। तो हिंदुओं के जो भगवान है वो चूहे पे भी हैं, कुतिया की भी पूजा करते हैं, शेर की भी, बंदर की भी, और गधा की भी, मतलब गोबर भी पूज जाता है। इसलिए तो हंसी आती है, हमें ही नहीं, बाहर के लोग ज्यादा हंसते हैं, हमसे ज्यादा बाहर के लोग हंसते हैं कि ये इंडियंस कहते हैं दे ऑल आर फूल। वो कहते हैं कि इंडियंस आर फूल। जो गोबर को मानते हैं, गाय की पेशाब से जो का ट्रीटमेंट करते हैं, पत्थरों को पूजते हैं, तो इस प्रकार से ये लोग एक्चुअली बेवकूफ़ हैं। यहाँ एक बाहर का फिलोसफर लिखता है कि भारतवर्ष के अंदर ये कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। क्यों? कि धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर ये आपस में ही लड़ते रहेंगे। भारतवर्ष की बात ही नहीं कोई करता। सरकार कह रही है विश्व गुरु बनेगा भारत कुछ दिन बाद। अरे कहने से क्या बन जाता है भाई? बनता है काम करने से बनता है। भगवान बुद्ध ने जब बुद्ध धर्म चलाया और अशोका ने उस धर्म को फैलाया, पूरे वर्ल्ड में फैलाया, सब विश्व गुरु बना था। ऐसे विश्व गुरु नहीं बना था। मंदिर बनने से क्या फर्क पड़ता है? मंदिर 10 बनाओ और बन रहे हैं, लेकिन मंदिरों से कोई फर्क नहीं पड़ता। हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं सब चढ़ता है लोग, क्या फर्क पड़ता है? जब तक आपका माइंड दिल नहीं चेंज किया तो हनुमान चालीसा पढ़िए, कुछ भी पढ़िए। ये एक आडम्बर है। मैं आपको बताऊं, बाबा साहब ने एक बात कहा कि किसके ऊपर, कि जब ये भारत स्वतंत्र हुआ था तब एक डायलॉग मारा था कि हमको गुलाम बनाने वाले स्वतंत्र हुए इस स्वतंत्रता से, और हम गुलाम थे, गुलाम ही रह गए। अब सुनिए सेंटेंस को। 75 साल बाद भी जब स्वतंत्र हुआ था, हाँ 75, जब स्वतंत्र हुआ था तब की बात है। तब बाबा साहब ने कहा कि जिन लोगों ने हमको गुलाम बनाया था वो स्वतंत्र हुए हैं, नहीं, दलित स्वतंत्र नहीं हुआ। इसलिए अब दलितों का कर्तव्य बनता है कि अपनी स्वतंत्रता के लिए नेक्स्ट लड़ाई लड़े। अंग्रेजों ने भी ये सवाल पूछा था, क्या कि डॉक्टर अम्बेडकर, हम अगर भारतवर्ष को छोड़ते हैं तो तुमको क्या मिलेगा? हमने तो तुम्हारी कम्युनिटी को बराबर के अधिकार दिए, पढ़ने का अधिकार दिया और बराबर रहने के अधिकार दिए, तो अगर हम वहाँ से चले भी जाएंगे तो तुम तो फिर भी गुलाम रहोगे, क्योंकि दोहरी गुलामी झेल रहे हो, अंग्रेजों की भी और वहाँ की सवर्णों की भी। तो आज़ाद कैसे होंगे सर? अभी क्या करें दलित? तो उन्होंने, बाबा साहब ने कहा, अगर हमने दोहरी गुलामी, एक गुलामी निकाल लिया
तो ये निश्चित है कि आने वाली जनरेशन दूसरी गुलामी भी छोड़ा लेगी। तो ये जो आप लोग हैं, जो जनरेशन अभी जागृति जो आ रही है, यही दूसरी स्वतंत्रता जीतेंगे। जो वो लड़ाई, जो दूसरी लड़ाई होगी, वो तुम्हारी लड़ाई होगी, दलितों की लड़ाई होगी, गरीबों की लड़ाई होगी, तब देश स्वतंत्र होगा। अभी देश स्वतंत्र नहीं है। नई पीढ़ी है वो भी गुलामी का शिकार है। मुजफ्फरनगर में मुनादी करा दी गई, जो भी दलित खेत से गुजरेगा 12 पे जाएगा 50 जूते मारे जाएंगे और 5,000 तक जुर्माना। मैं वही कह रहा हूँ, अभी आप स्वतंत्र नहीं है। बाबा साहब ने कहा गुलामों को गुलामी का एहसास दिला दो, गुलाम अपनी बेड़ियां तोड़ देगा। तो आप लोगों को अभी ये एहसास नहीं हो रहा कि हम गुलाम हैं। ये पहले तो महसूस होना चाहिए, आना चाहिए कि हम गुलाम हैं। अगर गुलाम हैं तो आप अपनी बेड़ियां तोड़ लेंगे, और महसूस नहीं होगा तो नहीं तोड़ेंगे। ज्योतिबा फूले क्या बोलते हैं कि इस गुलामी से निकलने के लिए लड़ाई लड़ते रहो, कंटिन्यू। गुलामी एक्सेप्ट, एक मिनट, गुलामी एक्सेप्ट मत करना। अगर गुलामी एक्सेप्ट कर ली तो आने वाली पीढ़ी भी गुलाम होगी, और लड़ते रहे तो आने वाली जनरेशन भी लड़ती रहेगी, और एक दिन जरूर स्वतंत्र होगी। इसलिए लड़ाई को कंटिन्यू रखो। हम और आप सभी जितने भी गरीब आदमी हैं जिनको स्वतंत्रता नहीं मिली है, उसके लिए कंटिन्यू रखो कि हम लड़ेंगे, जब तक लड़ेंगे जब तक हमको स्वतंत्रता इनके बराबर नहीं मिल जाती। थैंक यू। ऐसा उनके ऊपर आरोप लगा रही है मीडिया का। जी बिल्कुल, और वो मीडिया भी कौन सी मीडिया ये हमें पता है ना। ये वही मीडिया है जब जहांगीरपुरी में जब डिमोलिश किया जाता है मुसलमानों का और वर्किंग क्लास लोगों का घर है ना। हिंदू भी होते हैं उसमें, पर वर्किंग क्लास है ना, जो समाज का सबसे हाशिए पर तबका है, उसका घर जब डिमोलिश किया जाता है तो वो लोग बुलडोजर पर चढ़कर वो लोग वहाँ से न्यूज़ की खबर दे रहे थे। ये वही मीडिया है जब कहीं भी भारत में दंगा होता है तो वो दंगा हमें पता है वो दंगा नहीं है, किस तरह से मुस्लिम्स पे अटैक है, उसको हिंदू मुस्लिम दंगा कहकर दिखाता है ना। तो हम समझ रहे हैं वो जो मीडिया है वो मीडिया भी किसका मीडिया है। पहली बात तो आप ये समझिए। दूसरी चीज़ ये है कि जो मैं बार बार कह रही हूँ कि किसी के भी किसी ओपिनियन से हो सकता है आपको ठेस पहुँची हो, तो आप अपना जो आप आलोचना कीजिए, आप उसका क्रिटिसिज्म कीजिए, ये कोई तरीका नहीं है ना। हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, है ना। हो सकता है इस देश का जो पीएम है वो तानाशाह है, पर अभी हम उस हालत में नहीं पहुंचे हैं कि एकदम से कुछ भी कर लेंगे, क्योंकि अभी इस देश में, अभी इस भारत में कॉन्स्टिट्यूशन पसंद, लोकतंत्र पसंद लोग अभी भी जिंदा है। अभी पीछे की भीड़ देखिए, ये कल गिरफ्तारी हुई है, कल 3 बजे से लेकर अभी तक लोग जाने को तैयार नहीं है। हमारी मांग भी यही है कि जब तक रतन लाल को इमीडिएटली सेफली रिलीज नहीं किया जाता, ये आंदोलन जारी रहेगा। भावना इतनी कमजोर हो गई है कि आजकल जो किसी को कुछ कहने से भी ठेस पहुंचा जाता है। और भावना कमजोर होने की बात नहीं है। रतन लाल कौन है आप ये समझिए। रतन लाल की गिरफ्तारी के पीछे आप ये समझिए कि रतन लाल कौन है। रतन लाल एक मार्जिनलाइज सेक्शन से आने वाले एक दलित व्यक्ति हैं, है ना, और वो अम्बेडकर नामा करके चैनल चलाते हैं। उस चैनल के थ्रू ये जो तानाशाही सरकार है, ये जो सत्ता में बैठे लोग हैं, इनका पर्दाफाश वो करते आए हैं, है ना। चाहे वो किसी भी पॉलिसी का क्रिटिसिज्म हो, चाहे वो जिस तरह से कुछ भी कर रहे हैं ना, चाहे वो सांसद का कोई बिल हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी में इम्प्लीमेंट होने वाली पॉलिसी हो, वो इसका पर्दाफाश करते रहे हैं। और ये सरकार कौन है? ये सरकार वो सरकार है जो कॉन्स्टिट्यूशन में मानती नहीं है, ये मनुवादी सरकार है। तो रतन लाल जैसे लोग तो इनको चुभेंगे ही। तो ये मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि ये अचानक से हुआ है, पर ये प्लानिंग लंबे समय से चल रही होगी, है ना। क्योंकि हमने देखा कि लगातार, मैं कह रही हूँ ना कि बार बार GN बालाजी और इस तरह के जो लोग हैं, ये कौन लोग हैं? ये ह्यूमन राइट्स के लिए लड़ने वाले लोग हैं। ये समाज का जो दबा कुचला हिस्सा है, चाहे वो महिला हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो आदिवासी हो, इसके लिए जो हमेशा खड़े रहे हैं, ये वो लोग हैं। तो क्या सरकार की नीतियों के खिलाफ अब बोल नहीं पाएगा कोई? बिल्कुल नहीं बोल पाएगा। हम एक बहुत पीसफुल प्रोटेस्ट करते हैं कहीं भी, है ना। चाहे वो कर्नाटका पे जो हिजाब बैन वाला बात हुआ था, किस तरह से महिलाओं की क्लोथिंग की बात है, चाहे वो JNU में जबरदस्ती जो लोग जो मीट खाना चाहते हैं, जो कुछ भी खाना चाहते हैं, किसी के भी चॉइस ऑफ फूड पे जो अटैक है, उसके अगेंस्ट हमने प्रोटेस्ट किया। हम कभी भी किसी भी चीज़ पे प्रोटेस्ट करते हैं तो किस तरह से हमें डिटेन कर लिया जाता है। रोज अम्बेडकर की मूर्तियाँ तोड़ी जाती है, बिल्कुल, तब तो कोई जेल नहीं जाता। और खाली अम्बेडकर की मूर्तियाँ नहीं, है ना। जो लोग जो मार्जिनलाइज सेक्शन से लोग आते हैं, आप देखिएगा लिंचिंग, है ना, किस तरह से लोगों को कास्टेड स्लर बोलना, है ना, इस तरह से डिग्रेड करके रखना, और किस तरह से जातिवाद अभी भी इतना एविडेंट है। इन चीज़ों पर कोई काम नहीं होता है ना। तो क्या लगता है आपको, क्या अब सरकार की जो नीतियाँ हैं, अब इतना डर फैला दिया लोगों के अंदर कि अब बोलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा? बिल्कुल बोलना। उमर खालिद जेल में है, हनी भाभू है,
तमाम ऐसे लोग हैं। अब रतन लाल जी भी जेल में चले गए। जी बिल्कुल, और बोलना मुश्किल हो जाएगा से ज़्यादा है, ये दोनों तरफ से एजेंडा चला रहे हैं। एक तरफ से ये नफरत के बीज बो रहे हैं, दूसरी तरफ से जो लोग हैं, जो संविधान पसंद लोग हैं, जो आवाज़ उठाते हैं, उनको डरा रहे हैं। तो ऐसा समाज बन जाएगा कि कुछ लोग तो एकदम इनके समर्थन होंगे और जो दूसरा तबका रहेगा, जो एक उस तरह का वर्ग है जो बोलता है चीज़ों पर, जो गलत होने नहीं देता, वो डर कर रहेगा। पर एक चीज़ और इनको पता होना चाहिए कि जब आप बहुत डरा देते हैं ना, तो डर भी खत्म हो जाता है। आप देखिए ना कि आज समर्थन में किस तरह से दिल्ली विश्वविद्यालय का हर एक छात्र, हर एक प्रोफेसर, ये खाली इस प्रोटेस्ट में साथ देने नहीं आए हैं, ये एक लार्जर डिमांड है। ये डिमांड है कि रतन लाल के साथ साथ जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स और हैं, जितने भी इस तरह के लोग और हैं, भारत में अगर हम आंकड़ा देखें तो सबसे ज़्यादा जेल में जो लोग हैं वो मुस्लिम्स और दलित हैं। तो एक लार्जर प्रोटेस्ट है ये प्रोटेस्ट है, ये बोलते हुए कि अब इस तरह का हमला भारत में किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्ति पर नहीं चलेगा। एक आखिरी सवाल, जिस प्रकार सोशल मीडिया पर उन्हें भद्दी उनके परिवार उनको गाली दी जा रही है, उस पर क्या कहना आप? क्या उन लोगों पर भी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल, और उन लोगों पर, और आप ये देखिए ना कि कपिल मिश्रा, यति नरसिंहानंद, ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो स्टेज पे चढ़कर गोली मारो और गालियां यूज करते हैं ना। धर्म संसद तो देश भर में जगह जगह हुए हैं जहाँ पे चढ़कर स्टेज पे बोला गया है कि मुसलमानों के घर में घुसकर उनकी महिलाओं का रेप करो। इन चीज़ों पे कार्रवाई क्यों नहीं करती है सरकार? ये जो हेट मॉन्गर्स हैं, ये जो खड़े होकर लगातार हेट स्पीच देते आए हैं, इन लोगों पे कार्रवाई क्यों नहीं होती है ना? हम देखते हैं कि किस तरह हर 8 मिनट पर भारत में एक माइनर का रेप होता है। तो किस तरह से खासकर ये रेप्स जैसे हाथरस जैसे केस है, इस पे कार्रवाई क्यों नहीं होती? इस तरह के केसेस को स्टॉप करने की बात क्यों नहीं होती है? तो एक लंबी राजनीति है जो नफरत की राजनीति है, पर इसके अगेंस्ट जो लोग खड़े हैं वो भी बहुत हिम्मतदार हैं। और आप देखिएगा कि जब तक रतन लाल को रिलीज नहीं किया जाता, हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। और सीधी सी बात है, आज का ये हुजूम सिर्फ इस बात के लिए नहीं उमड़ा है कि एक प्रोफेसर को गिरफ्तार किया गया है, वो इस बात के लिए उमड़ा है कि आप एक प्रोफेसर को किस तरह से आप गिरफ्तार करते हैं। आपको ऐसे वक्त में बिना किसी नोटिस के, बिना किसी पूर्व सूचना के, आपको रात को 10:30 बजे किसी इंसान के घर में घुस जाते हैं, जैसे कोई आप आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन कर रहे हो, आप रात को घर से निकाल लिए जाते हैं, घर वालों को नहीं बताया जाता है कि पुलिस स्टेशन जाते हैं कि बिना किसी पूर्व सूचना के, और वो भी सिर्फ किसी एक इंसान के निजी कुंठा पर की गई FIR से। और इसके साथ देखना ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि सर की पोस्ट को आप अगर देखेंगे, जिस पर सारा विवाद खड़ा हुआ, जो 6 दिन पहले सर ने एक पोस्ट की, उसमें अगर देखेंगे तो 3 शब्द हैं, यदि, क्या, यदि, शायद, क्या और लगता, कि अगर ऐसा है तो ये लग रहा है। और चूंकि वो इतिहास का एक मुद्दा है, सर इतिहास के एसोसिएट प्रोफेसर हैं, और इतिहास के एसोसिएट प्रोफेसर होने के नाते उनका ये अधिकार बनता है कि वो इतिहास के किसी भी बात पे अपनी टिप्पणी को रखें, अपना कमेंट रखें। और ना केवल एक एसोसिएट प्रोफेसर हैं, बल्कि उन्होंने 12 किताबें लिखी हैं इतिहास पे। अगर वो इतिहास पे नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? और आप ये मानिए कि अब तक कोर्ट ये डिसाइड नहीं किया है, कोर्ट ने, कि ज्ञानवापी मस्जिद का जो स्ट्रक्चर मिला है वो शिवलिंग है कि है क्या, तो निश्चित रूप से बोला जाएगा। अच्छा, उन पर जो आरोप लगाया, गिरफ्तारी जो की है, वो तो ये कह रहे हैं कि शिवलिंग को उन्होंने मजाक बनाया कुछ अपने पोस्ट करके। कहाँ किसने कह दिया अब तक कि वो शिवलिंग है? वो महज एक स्ट्रक्चर है। नहीं, कमेंट करने वाले तो फिर तो रतनलाल सर की भावनाओं को भी वो हाथ कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। रतनलाल सर सिर्फ आपकी भावनाओं का हाथ थोड़ी कर रहे हैं। आप नीचे कमेंट में जो लिख रहे हैं, परिवार को जो धमकियां दे रहे हैं पहले दिन से, उनके बेटे को, उनकी पत्नी को, उनके स्कूल में पढ़ने वाली बच्ची को मारने की धमकियां दे रहे हैं। सर, प्राइम मिनिस्टर के नाम सर को पत्र लिखना पड़ा इस बात के लिए कि मुझे सिक्योरिटी अवेलेबल करवाई जाए, मुझे सिक्योरिटी दी जाए, या फिर मुझे लाइसेंस दिया जाए AK-56 का। कहाँ, अगर शुरू कहाँ से होती है? उस पर कुछ कोई एक्शन नहीं लिया गया? उस पर वहाँ से कोई एक्शन नहीं आया। यहाँ से FIR हुई, आप रात को 10:30 बजे घुस गए कैंपस में, 5 बजे के बाद आप किसी स्टूडेंट को जाने नहीं देते खेलने के लिए। रतनलाल जी के परिवार के साथ यदि कोई घटना घट जाती है, अगर रतनलाल जी के परिवार के साथ कोई घटना घटित होती तो उसका आरोपी कौन होता मुख्य रूप से? उसका आरोपी सीधा सा पुलिस और प्रशासन होगा, ये दिल्ली की सरकार होगी और ये देश की सत्ता होगी, जिसको पत्र लिख करके सर बार बार कह रहे हैं कि सिक्योरिटी दी जाए, मेरी जान खतरे में, सिक्योरिटी दी जाए, मेरी जान खतरे में। और तो किसके हाथ में है सर, आप बताइए? होम मिनिस्टर सरकार का ही तो अंग है, होम मिनिस्टर, वो सरकार के नुमाइंदे ही तो हैं। केंद्र सरकार के हाथ में होम मिनिस्टर। हाँ, तो उन्होंने प्रधानमंत्री को और अमित शाह को पत्र लिखा है। PMO को ट्वीट देखिए उनके पिछले 3 दिनों में उठा करके, उनके स्क्रीनशॉट देखिए, लोग कितनी भद्दी बातें लिख रहे हैं।
भाई ये दिल्ली यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे राम मंदिर के लिए प्रोफेसर बोल जाते हैं, यहाँ पे किसी कॉलेज में गौशाला बन जाती है, यहाँ पे आप भागवत गीता करवाने लगते हैं, तब यहाँ पर हुड़दंग नहीं होता। एक प्रोफेसर है तो हिस्ट्री का प्रोफेसर होने के नाते, हिस्ट्री का जानकार होने के नाते सिर्फ एक टिप्पणी कर देता है एक स्ट्रक्चर पर, उस पर इतना बड़ा बवाल खड़ा हो जाता है। ये कहाँ की न्याय संगतता है? बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ दी जाती जब कोई कार्रवाई नहीं। बाबा साहब की नहीं है, ये पूरे देश में तमाम इंटेलेक्चुअल लोगों की मूर्ति तोड़ी जा रही है, और हमें बाबा साहब की मूर्ति टूटने से पहले ये सुनिश्चित करना होगा कि बाबा साहब के जो जिंदा अगुआ इस देश में हैं, जिनमें प्रोफेसर रतन लाल उनमें से एक हैं, ऐसे लोग बचे रहें। मूर्तियां हमारे साथ प्रोफेसर भी यहाँ पर जो है मौजूद है, तो इनसे जानना चाहेंगे सर, अरे यार, आप किसी फेसबुक पोस्ट से, चाहे वो धर्म के बारे में हो या किसी भी और मुद्दे के बारे में हो, राजनीतिक मुद्दे के बारे में हो, आपकी असहमति हो सकती है, लेकिन इस बात के लिए आप अपनी असहमति जाहिर कर सकते हैं, गिरफ्तार नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल में ये गिरफ्तार अनैतिक है और साथ में ये असंवैधानिक भी है। मोटी बात यह है कि हमारे धर्म में या किसी भी धर्म में बहुत सारी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं और बहुत सारे तरीके होते हैं उन विविधताओं से जूझने के। तो क्या आज के समाज में, आज के दौर में हमारे पास ये आज़ादी है कि हम अपनी ही परंपराओं पर सवाल उठा सकें, हम अपनी ही परंपराओं की चीज़ों पर या उनकी विविधताओं पर को रेखांकित कर सकें? क्या हमारे पास ये आज़ादी है? क्या संविधान हमें ये आज़ादी देती है? बिल्कुल देती है। क्या हमारी संस्कृति हमें ये आज़ादी देती है? हमारा इतिहास हमें ये आज़ादी देता है? बिल्कुल देता है। आप देखिए, दयानंद सरस्वती मूर्ति पूजा के विरोधी थे, तो क्या आज वो होते तो गिरफ्तार हो जाते? क्या भगवानों का मजाक उड़ाने की आज़ादी हमारी संस्कृति, हमारे धर्म में है? ऐतिहासिक रूप से बिल्कुल है। आप देख लेंगे संस्कृत साहित्य में इस तरह की मजाकिया चीज़ें, इस तरह के जो व्यंग हैं वो धड़ल्ले से मौजूद है। सर, लोग तो इतिहास को मानते ही नहीं है। हाँ, जो इतिहास है वो तो मानते ही लोग, ताजमहल की खुदाई करवाने लोग अगर इतिहास नहीं मानेंगे तो एक एक करके रतन लाल की तरह अंदर जाएंगे। अच्छा, एक रतन लाल जी की तरह एक पोस्ट ट्विटर पे साझा की गई है, जो कि सुदर्शन न्यूज़ के जो है वो हैं न्यूज़ एडिटर हैं, जो उन्होंने एक रोड की जो है पोस्ट की है कि कोई इस पर चादर ना चढ़ा दे, जो क्रॉसिंग होता है रोड का, उस पर पोस्ट किया, तो उस पर कोई भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई पुलिस की तरफ। तो क्या किस पर चादर न चढ़ा दे? एक रोड का जैसे रोड पे क्रॉसिंग का होता है, पब्लिक क्रॉसिंग का सिग्नल होता है जो वाइट कलर का, तो उस पर कोई डिज़ाइन थी गोल कलर की, जैसे एक मस्जिद में होता है पीर बाबा का दरगाह टाइप का, उस टाइप का उसको डिज़ाइन है। वहाँ पर पोस्ट किया गया है कि इस पर कोई कल को चादर ना चढ़ा दे, तो वहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। इस पर काफ़ी लोग ट्वीट भी करते हैं, रिट्वीट करते हैं लिख के बावजूद। देखिए, मेरे ख्याल में वहाँ पर भी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि किसी को किसी भी चीज़ का मजाक उड़ाने का, उस पर टिप्पणी करने का, उसके खिलाफ बोलने का, उसके समर्थन में बोलने का पूरी आज़ादी होनी चाहिए। कोई अगर, चाहे वो सुदर्शन न्यूज़ का हो या कहीं का भी हो, अगर वो इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं जो कुछ लोगों को उसमें बुरा लग सकता है, तो वो उसका विरोध करेंगे। ठीक है, इसमें सरकार का क्या काम है? इसमें गिरफ्तारी कहाँ से आ जाती है? तो मैं ये नहीं कहता कि सुदर्शन न्यूज़ चैनल वाले को क्यों छोड़ दिया। मैं कहता हूँ कि हर आदमी को ये आज़ादी है, तो गिरफ्तारी किसी की नहीं होनी चाहिए। अगर गिरफ्तारी होने लगी खिलाफ बोलने की वजह से, तो फिर हम बहस कहाँ से करेंगे? एक तरफा गिरफ्तारी का मतलब क्या समझते हैं आप इसमें? एक तरफा गिरफ्तारी का मतलब सबको साफ है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी को कोई कंफ्यूजन रह गया कि किसकी गिरफ्तारी हो रही है और किसकी नहीं हो रही है, किस तरफ से हो रही है और किस तरफ से नहीं हो रही है। इसको लेकर कहीं कोई भ्रम किसी के मन में नहीं है। ठीक है, तो ये सवाल अपने आप में बहुत स्पष्ट, जो चीज़ जग जाहिर है, जो बिल्कुल दीवार पर साफ साफ लिखी है, वो सवाल है कि एक खास तबके के लोगों की, न सिर्फ एक खास धर्म बल्कि उस धर्म के अंदर भी एक खास समाज, उस तरह के लोगों की गिरफ्तारी हो रही है। आप दिल्ली विश्वविद्यालय में देख लीजिए, साईं बाबा, हेनी बाबू और अब रतन लाल। ठीक है, तो
मुश्किल नहीं है ये देखना कि किस किस्म के लोगों की गिरफ्तारी हो। संविधान तो सबके लिए एक बराबर है, तो जो जिस तरीके से रतनलाल जी को गिरफ्तार किया है कि उन्होंने हिंदू लोगों की भावनाओं को आहत किया है, तो ऐसी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की तमाम मूर्तियां तोड़ी जाती हैं दिन दहाड़े, वहाँ पर दलितों की भावना आहत नहीं होती क्या? वहाँ पर प्रशासन कोई एक्शन नहीं लेता उस टाइम पर? मैं वही बात कह रहा हूँ कि भावनाओं के आहत होने की जो दलील है वो अपने आप में बिल्कुल बेवजह है, उसका कोई आधार नहीं है, बिल्कुल बेबुनियाद है। ठीक है, आपने लाल कमीज पहन रखी है, मेरा मन आहत होता है। आप घर में क्या खाते हैं उससे मेरी भावना को ठेस पहुंचता है। आप कैसे चलते हैं, आप क्या पहनते हैं, उससे मेरी भावना को ठेस पहुंचता है। तो आप मेरी भावना की कद्र करते करते खर्च हो जाएंगे। अगर हम लोग हर व्यक्ति को ये आज़ादी दे दें कि वो दूसरे व्यक्ति के आचरण से अपनी भावना को ठेस पहुंचाने लगे और हम उस पर सरकार की तरफ से कार्रवाई मांगने लगे और करने लगे, तो हम एक दूसरे में ही खर्च हो जाएंगे। ये देश, समाज, राष्ट्र सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा। तो ये भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली जो राजनीति है उसका एक खास किस्म से सोची समझी चाल और साजिश के तहत इस्तेमाल किया जा रहा है। तो क्या लगता है डॉक्टर रतनलाल जी की जो गिरफ्तारी हुई है वो रिहाई कब तक उनको सुनिश्चित होगी? देखिए, ये तो कानूनी पेच की बात है ना, ये कानूनी पेच की बात है। लेकिन हमको ये भी पता है कि जो हमारी पूरी कानून व्यवस्था है, संविधान ठोस है, हमारे पास जो नियम कानून है वो लगभग सही सलामत है। लेकिन जिस तरीके से उनका राजनीतिक इस्तेमाल होता है उससे अक्सर ये जो पूरी न्याय व्यवस्था है, जो पहला FIR दर्ज होता है और उसके बाद जब कोर्ट का फैसला आता है, उसके बीच जो कुछ होता है उसमें बहुत सारी गुंजाइश है जो पैसे और सत्ता के बदौलत उसको उलटफेर किया जा सकता है, संविधान के खिलाफ ले जाया जा सकता है। और बहुत संभावना है कि इन केसेस में इस तरह की चीज़ें हो। लेकिन हम लोग यहाँ दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र, दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षक इसका पुरजोर विरोध करेंगे और हम ये पूरी कोशिश करेंगे कि न्याय, जो संवैधानिक न्याय है, जो न्याय विधि सम्मत न्याय है, वो रतनलाल को मिले और उसका एक ऐसा उदाहरण बने कि किसी को किसी चीज़ की आलोचना करते हुए कल को डर न लगे। नहीं तो हम ऐसी ज़मीन तैयार कर रहे हैं जिसमें हमारे शिक्षक के साथ साथ हमारे छात्र भी डरे हुए, सहमे हुए घूमेंगे। तो फिर हमारे रतनलाल जी की गिरफ्तारी हुई, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बहुजन समाज की आवाज़ को दबाने का कार्य कर रही है मोदी सरकार। लेकिन मोदी सरकार को ये नहीं पता कि अब भीम आर्मी उनके सामने चट्टान की तरह खड़ी है। अगर हमारे महान शख्सियत को, बहुजन समाज के प्रोफेसरों के ऊपर ये हमला होगा, ये गिरफ्तारियाँ होगी, तो भीम आर्मी बर्दाश्त नहीं करेगी, इसका मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेगी। तो क्या लगता है जो रात में गिरफ्तारी की गई वो क्या संवैधानिक थी या असंवैधानिक थी आपके लिए? देखिए, ये कोई संविधान कार्य नहीं कर रही है मोदी गवर्नमेंट। कायर पूर्णता जो दिल्ली पुलिस चुपचाप रात के अंधेरे में एक प्रोफेसर को गिरफ्तार कर रही है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक मान्य पद पे है। क्या दिखाना चाह रही है मोदी मीडिया भी, और ये मोदी सरकार? क्या इस देश में आवाज़ नहीं उठा सकता कोई? लेकिन मैं ये बता देना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि भीम आर्मी है जो अपने प्रोफेसर महापुरुषों का ये अपमान बर्दाश्त नहीं करेगी। अच्छा, लगातार जिस तरीके से टिप्पणियाँ की जा रही थी रतनलाल जी को लेके, काफ़ी दिनों से उन्होंने कुछ पोस्ट भी शेयर की थी कि उनको धमकियाँ मिल रही हैं उनके परिवार को जान से मार देने की, और उसके लिए प्रधानमंत्री को उन्होंने एक लेटर भी दिया, तो उसमें कोई भी उन पर एक्शन नहीं लिया जाता है उसमें, और बाद में जब एक FIR होती है डॉक्टर रतनलाल के खिलाफ तो रातों रात गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो ये किस तरीके से आपके लिए कानून किस तरीके से चला रहे हैं? सर, ये बहुजन समाज की विडंबना है। अगर ये सौन समाज कोई बोलता तो कुछ नहीं होता। आज भी पता नहीं कितनी भाषाएं बोलते हैं बहुजन समाज के, लेकिन उनको गिरफ्तार करने की हिम्मत नहीं दिखाती है दिल्ली पुलिस। अगर एक बहुजन समाज का प्रोफेसर कुछ बोल दे तो बवाल मच जाता है। रात के अंधेरे में उनको कार्यनिरतापूर्व से ये जो गिरफ्तारी की है, भीम आर्मी उसकी निंदा करती है। तो जैसे कि डॉक्टर रतनलाल जी ने एक पोस्ट की थी साझा फेसबुक पे, उसको लेके हिंदू लोगों की भावना को आहत हुई। वैसे ही एक पोस्ट कल के दिन शेयर हुई थी जो कि सुदर्शन न्यूज़ के एक एंकर ने किया था, जो चीफ इन एडिटर हैं सुदर्शन न्यूज़ के। उन्होंने मुस्लिम धर्म की भावनाओं को आहत किया।
वहाँ पर कोई भी कार्रवाई नहीं होती है, तो उसमें कानून प्रशासन कहाँ जाता है? देखिए, इस बात का जवाब मैं देता हूँ। सबसे पहली बात जो आपने कहा हिंदुओं की भावनाओं को ठेस, तो हिंदुओं की भावनाओं को ठेस नहीं लगी है, ब्राह्मणों की भावनाओं को ठेस लगी है। मैं भी एक हिंदू, तो हमारी भावनाओं को ठेस नहीं लगी है। जो ब्राह्मण व्यवस्था है 1585 का मामला, SC ST माइनॉरिटी और OBC, लगातार पूरे भारतवर्ष के अंदर हमारे लोगों पे जुर्मजाती अत्याचार होता है। मूंछ रखने पे गोली मारी जाती है, घोड़ी चढ़ने नहीं दिया जाता, और बहुत सारे मामले होते हैं। आज हर एक मिनट, हर एक घंटे के अंदर हमारी बहनों के साथ बलात्कार कर दिया जाता है, खेतों में फेंक दिया जाता है। उन्हीं को बचाने के लिए ब्राह्मण महासभाएं कराई जाती है। तो जब हमारी भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचती, क्या इस देश की दलित की बेटी उनकी बेटी नहीं है? क्या एक दलित का भाई जो मूंछ रखता है, कि उसको मूंछ रखने का अधिकार नहीं है? क्या एक दलित का बेटा घोड़ी पे चढ़ के शादी करके अपनी बहू को नहीं ला सकता? अधिकार नहीं है। बाबा साहब ने संविधान में हमें सारे अधिकार दिए हैं, क्योंकि ये लोग जो है भगवा राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, भगवा देश बनाने की बात करते हैं। इस देश के अंदर मैं बता देना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से, हर जाति हर धर्म के लोग रहते हैं, सब खुली हवा में सांस लेना चाहते हैं, सब अपने परिवारों को सुचारू रूप से, अपने परिवार को बिल्कुल सुचारू रूप से जो है चलाना चाहते हैं। लेकिन ये जातिवादी मानसिकता के जो लोग सरकारों के अंदर बैठे हैं, 15% लोग 85% बहुजन समाज का वोट लेके उनको बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं, आपस में दंगे कराने का काम कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान कराने का काम कर रहे हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ इन 15% मनुवादी लोगों को कि बहुजन समाज जाग गया है, अनपढ़ नहीं है। पहले हमें शिक्षा का अधिकार नहीं था जब मनुस्मृति थी। जब बाबा साहब ने मनुस्मृति को जलाया तो बाबा साहब को क्यों नहीं जेल में डाला लोगों ने? अच्छा, आज के समय में भी बाबा साहब की प्रतिमा को तोड़ा जाता है, तो उस पर कोई आहत क्यों नहीं होती लोग? मैं आपको बताता हूँ, जो बिकते नहीं ना उनकी मूर्तियाँ बिकती हैं, उनकी फ़ोटो बिकती हैं। आज मैं फ़ोटो लेके खड़ा हूँ ना माननीय रतन साहब की, प्रोफेसर साहब की, तो इन्होंने आजीवन संघर्ष किया है अपने समाज के लिए, बहुजन समाज के लिए आवाज़ उठाई है। प्रोफेसर साहब की फ़ोटो लेके खड़ा हो, क्योंकि ये बिके नहीं है और ये प्रोफेसर हैं जो इनकी गुलामगिरी करने का काम करते हैं। इन्होंने निस्वार्थ भाव से बहुजन समाज के बच्चों को आज पढ़ाने का काम किया है, अमेरिका, लंदन, पेरिस भेजने का काम किया है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का काम किया है। अच्छा, आज जैसे धरना प्रदर्शन जो कर रहे हैं आप लोग, उसके बाद भी अगर रिहाई नहीं होती तो अगला कदम क्या होगा? देखिए, 3 दिन से माननीय प्रोफेसर रतनलाल जी के संपर्क में थे, हम उनको प्रोटेस्ट देने का कार्य कर रहे थे। कल 9:30 बजे हमारी पूरी टीम उनसे मिलके गई, सिर्फ खाना खाने गए और आधे घंटे बाद ही 10:15 बजे उनको अरेस्ट कर ले जाता है। तो ये देखिए ना, भीम आर्मी चट्टान की तरह उनकी पूरी बॉडी की, उनकी पूरी घर की, उनके बच्चों की प्रोटेस्ट करने का काम कर रही थी, उनको प्रोटेक्ट कर रही थी। लेकिन आधे घंटे में ऐसा क्या हुआ कि मुखबरी होती है और उनको उठा लिया जाता है, क्योंकि भीम आर्मी एक ऐसा मजबूत संगठन है जो बहुजन समाज के लिए पूरे देश के अंदर कोई भी एट्रोसिटी का मामला होता है, पुलिस नहीं पहुंचती, सबसे पहले भीम आर्मी न्याय दिलाने के लिए पहुंचती है। और जब तक प्रोफेसर साहब को नहीं छोड़ा जाएगा। रतनलाल जी ने कोई गलत नहीं कहा है। पहली बात यह है कि जो शिवलिंग है, शिवलिंग वो अभी पक्का ही नहीं हुआ है, ऑथेंटिक ही नहीं हुआ है कि शिवलिंग है या नहीं है। इस पर गिरफ्तारी कैसे बनती है रतनलाल साहब? तो जिस तरीके से रातों रात उनकी गिरफ्तारी कर ली जाती है, उसके बाद आज जो सारा प्रदर्शन जो है आयोजित किया जाता है, और फिर भी अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं है। देखिए, ये अत्याचार शुरू से होता चला आया है, कोई नई बात नहीं है। इनकी तानाशाही शुरू से होती चली आई है। जिसने भी आवाज़ उठाई है हमारे महापुरुषों ने, उनको या तो जेल में डाल दिया जाता है, मार दिया जाता है। ये कोई नई बात नहीं है। अभी देखिए, आप संत कबीर का उदाहरण ले लें, संत रविदास के ले लें, बाबा साहब के ले लें, सब अनेक उदाहरण हैं। सबके साथ इन्होंने यही किया शुरू से। जो भी इन पर कटाक्ष करता है, जो अवेयर हो जाता है, जो जाग जाता है या जो जगाने की कोशिश करता है समाज को, उसकी हत्या हो जाती है, जेल में डाल दिया जाता है। अच्छा, काफ़ी लोगों का ये कहना है कि जो कमज़ोर वर्ग के लोग होते हैं उनको प्रशासन इससे दबा देती है। तो रतनलाल जी तो कमज़ोर नहीं थे, वो अम्बेडकर नामा चलाते, लाखों लोग उनके फॉलोवर्स हैं, लाखों लोग देखते हैं, फिर भी उनके साथ ऐसा हुआ तो आम लोग कहाँ जाएंगे? बिल्कुल बात ठीक है, लेकिन रतनलाल जी के जो साथ हुआ, आप इसको इतिहास तो उठा के देख लीजिए। रतनलाल जी ने इतिहास को निकाला, इतिहास को समझाने की लोगों को कोशिश की, बाबा साहब के बारे में, संत कबीर के बारे में, पेरियर के बारे में, रामास्वामी नायकर के बारे में सबको बताना शुरू किया, तो उनके लिए डाल दिया जेल। इतिहास तो लोग मान ही रहे, ताजमहल को लेकर याचिका दर्ज करा रहे हैं इतिहास के साथ। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन उन्होंने पढ़ा नहीं है ना इतिहास, कोर्ट ने फटकार लगाई है ना, पहले पढ़ के आई है। तो वो वकील तो ये कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे चैलेंज। कोई बात नहीं, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो हम भी उनके साथ तो सब आएंगे सामने। तो अभी जो रतनलाल जी की गिरफ्तारी की बात है, जो क्या लगता है आपको, रिहाई होगी या जमानत पे वो छूटेंगे? ये मनवादी सरकार है, अभी आप समझ सकते हैं मेरे बगैर बताइए कि क्या हो सकता है।
देखिए शिक्षित होना। देखिए हमारी प्रतिक्रिया सिर्फ यही है कि ये ऐसा अवैधानिक है। जिस तरह से भी इन्होंने गिरफ्तारी को अंजाम दिया है इस तरह से नहीं होना चाहिए था, क्योंकि जिस सिविलिंग की बातें यहाँ हो रही हैं पहले उसको ये देखो कि वो सिविलिंग है या नहीं है और सिविलिंग का अर्थ क्या है उसको देखो, उसको समझना पड़ेगा। आपकी भावनाएं एकदम से आहत हो जाती हैं। क्यों? जो चीज़ सिविलिंग के रूप में है ही नहीं उसको सिविलिंग कैसे मान लेंगे हम लोग? पर वो तो पूजा करते हैं उसकी। नहीं, पूजा करने से किसी चीज़ का होना ना होना कोई मायने नहीं रखता। आप पहले उसकी जांच कराएं, उसको देखें कि वो सिविलिंग है भी या नहीं है। कोर्ट ने जब उसको सिविलिंग का दर्जा नहीं दिया तो कैसे सिविलिंग हो गया वो? तो ये तो बात धर्म की है कि बाबा साहब ने भी संविधान में अधिकार दिए सबको कि सबके धर्म एक बराबर है, कोई भी किसी के धर्म के साथ छेड़छाड़ ना करे, ना ही किसी की भावना को आहत करे। संविधान में कानून भी दे रखा है, उसके बाद भी मतलब छेड़खानी करते हैं आपस में। इसका क्या लेना है? जो वस्तु धर्म से जुड़ी हुई नहीं है उस पर भावनाएं आहत कैसे हुई? जब शिवलिंग ही नहीं है, सालों से हिंदू धर्म में मानते हैं, जब शिवलिंग ही नहीं है, जो देश का कानून मान रहा है, जो देश के लोग मान रहे हैं, जब वो शिवलिंग ही नहीं है तो उसको आप कानून के दायरे में कैसे लगा खड़ा कर सकते हैं? भावनाओं को आहत कैसे मान सकते हैं? जब वो शिवलिंग ही नहीं है तो इसमें भावनाओं को आहत कैसे पहुंची? और याचिका दर्ज हुई, इसके बाद गिरफ्तारी है, क्या मतलब सारा मसला? ये सब एक षड्यंत्र है जिसमें प्रोफेसर साहब को फंसाया जा रहा है और इसके अंदर सीधे सीधी देश की सरकारें मिली हुई हैं, क्योंकि जिन प्रोफेसर साहब ने देश के लोगों को देश का इतिहास दिखाया है, आज उनका जो भी एक षड्यंत्र रचा जा रहा है वो गैर कानूनी है और ये हम इसकी खिलाफत करेंगे। अच्छा, क्या लगता है जिस तरह के साथ प्रदर्शन हुआ उसमें प्रदर्शनकारियों से ज़्यादा पुलिस बल की यहाँ पर तैनाती ज़्यादा थी, तो क्या इसमें आपको लगता है कि रिहाई होगी? देखिए अभी तो प्रदर्शन हुआ नहीं है, अभी तो शुरू हुआ है। अब प्रदर्शन तो अब होंगे और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में हमारे लोग इकट्ठा होंगे और हमें पुलिस बल से कोई गुरेज नहीं है। वो अपने काम कर रहे हैं, करें, हमें कोई समस्या नहीं है। जेल भलो आंदोलन का भी अगर जो काम करना पड़ा तो हम आ गए हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे। अभी हमारे बहुत से लोग यहाँ पहुँचने वाले हैं। तो अभी तो यहाँ पर 2 घंटे पहले हम देख रहे थे यहाँ पर काफ़ी लोग थे, वो कोई भी लोग अब यहाँ पर मौजूद नहीं है, सब लोग चले गए हैं। तो आप बोल रहे हैं कि अभी और मौजूद होंगे यहाँ पर? देखिए कुछ लोग काम धंधों से बंधे हुए हैं, कुछ लोग जा रहे हैं, कुछ लोग आ रहे हैं और अभी हमारे बहुत लोग आने वाले हैं, तो आ जाएंगे तो यहाँ फिर प्रदर्शन को एक रूपरेखा मिल जाएगी। तो क्या आगे की रणनीति क्या होगी अगर अभी आज के दिन रिहाई नहीं होती है? तो रिहाई होगी और ज़रूर होगी, करवाने नहीं हुई तो क्या करेंगे आप? तो हम प्रोटेस्ट कर ही रहे हैं और उसको ज़्यादा तेज़ करेंगे प्रोटेस्ट को। पूरे अपने दिल्ली के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर अलग अलग प्रांतों में सब जगह हम प्रोटेस्ट को अंजाम देने के लिए तैयार करेंगे। इसमें विपक्ष के लोग भी कोई मतलब प्रतिक्रिया नहीं दे रहे, तो उसमें क्या कहना आपको? विपक्ष तो है ही नहीं यहाँ, कहाँ है विपक्ष? वो सोशल मीडिया पे भी कोई प्रतिक्रिया? इस देश में विपक्ष है कहाँ? विपक्ष की तो कोई भूमिका ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तानाशाही सरकारें चल रही हैं, अंधा कानून है, अपना चल रहा सब कुछ। अच्छा, आपको क्या लगता है कि एक तरफा जब भी कार्रवाई की जाती है तो तुरंत कार्रवाई की जाती है और जब बात आती है दूसरों की भावनाओं की तो वहाँ पर कार्रवाई नहीं की जाती है? बलात्कार की बात आती है तो वहाँ भी कोई एक्शन नहीं लिया? आप देखिए अभी तक इतने रेप केस हुए हैं दिल्ली के अंदर, दिल्ली से बाहर, किसी भी केस में अभी तक भी जांच पेंडिंग चल रही है, कोई न्याय नहीं आया। हाथरस को क्यों नहीं उठाया आपने अभी तक? हाथरस के अंदर कुछ नहीं हुआ, दिल्ली कैंट के अंदर कुछ नहीं हुआ। क्या इंसाफ कर रहे हैं ये लोग? जो हमारे दलित वर्ग के लोग जो अपने समाज को, सोसाइटी को, किसी को भी अगर जो कुछ बात समझाने की कोशिश करते हैं तो उनको ये अरेस्ट कर लेते हैं उठा करके। यूपी में तो बुलडोजर चल रही है, जो अपराधी बुलडोजर अपराधियों के ऊपर नहीं चल रहे, गरीब आदमियों के ऊपर नहीं। यूपी सरकार बोल रही है कि अपराधी जो भी ऐसा कुछ नहीं, सरकारें तो अपने नाम कमाने के लिए बोल ही रही हैं, लेकिन वहाँ पर जाकर देखिए जिनके घरों पर बुलडोजर चले हैं वो कितने अमीर लोग हैं या कितने पैसे वाले हैं, सब दलितों के ऊपर ही हो रहे हैं अत्याचार इस देश में। तो अभी तक कोई पुलिस प्रशासन तरफ से आपको कोई आश्वासन मिला गिरफ्तारी को लेकर जो रिहाई? अभी कोई आश्वासन नहीं है और हमें कोई आश्वासन चाहिए भी नहीं, हमें सीधा सीधा रिहाई चाहिए। जो प्रोफेसर साहब को इनको छोड़ना। तो उनका वो पर्सनल व्यू था, उसको लेके इतना क्यों हो रहा है? हेटिज्म इतना बढ़ा दिया गया ना। चिंगारी भी हमारे देश में पता है क्या कर रही है? पूरे देश में आग लगा रही है। आज पूरा नॉर्थ इंडिया, पूरा का पूरा नॉर्थ इंडिया प्यार मोहब्बत सब भूल चुका है। मोहब्बत तो किसी को अपनाना ही नहीं है, नफरत की सियासत हो रही है यहाँ पे। अरे किसी प्रोफेसर को पकड़ लेना, किसी स्टूडेंट को पकड़ लेना, ये सॉल्यूशन नहीं हो सकता हमारे देश में। हमारा देश क्या, आरएसएस के लोग बोलते हैं ना वसुदेव कुटुंबकम, भाई वसुदेव का तो छोड़ो, अपने घर के लोग को ऐसे पनिशमेंट दिया जाता है? बिल्कुल नहीं। सर है हमारे आदरणीय माननीय भाई, हम भी काशी के हैं, मुंह से मुंह में पान लिए इसका मतलब काशी के जरूर है। बिना मगही पान देखे और खाया तो मन ही नहीं भरता है। तो काशी के हमारी आस्था किससे? पुराने विश्वनाथ मंदिर से, ज्ञानवापी से तो हमारा कोई रिश्ता नाता नहीं है भाई। हमारी आस्था हमेशा
सावन के सोमवार के दिन जाते हैं भाई काशी विश्वनाथ मंदिर, तो मेरी आस्था सारी बेकार हो गई विश्वनाथ मंदिर में गए तो। शिवलिंग पे टिप्पणी की थी उन्होंने। अरे तो शिवलिंग पे टिप्पणी की थी, आप बनारस के नहीं है, बनारस में एक ओरिजिनल काशी विश्वनाथ मंदिर है, ओरिजिनल पुराना वाला काशी विश्वनाथ मंदिर का था। ज्ञानवापी से तो कोई लेना ही देना नहीं है हमारा जो लेना देना है वो विश्वनाथ मंदिर से है, और जो पुनारे वाले विश्वनाथ मंदिर जो है वही से हमारी आस्था है। सारा मामला तो ज्ञानवापी से क्यों है? क्योंकि इसको कंट्रोवर्सी बनाया गया है। हमारा देश इसी पे चल रहा है भाई, देश का कोई सिस्टम है, इसमें नफरत फैलाई जा रही है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, दलित, आदिवासी कौन फैला रहा है? क्या हम जिसके हाथ में प्रशासन है, जिसके हाथ में शासन है वो फैला रहा है। आज स्टेट क्या कर रहा है? स्टेट का रोल क्या है? किसका आनंद? संविधान का आनंद किया जा रहा है। संविधान भाई कहाँ संविधान? संविधान बस पोथी में है, साइड में रखा हुआ है संविधान। संविधान का कोई वैल्यू इस समय है? राइट टू एक्सप्रेशन के, राइट टू लिबर्टी, राइट टू लाइफ हमारी नहीं है इस समय। कभी आप बोले ज्ञानवापी मस्जिद से कोई मतलब ही नहीं है। अरे मैटर का अरे ज्ञानवापी क्या मस्जिद थी, है और रहेगी, सुबह क़यामत तक मस्जिद रहेगी भाई। हाँ, ऐसे नफरत थोड़ी ना फैलाएंगे भाई, मस्जिद थी, है और रहेगी, और सुबह क़यामत तक रहेगी। हम काशी के लड़ेंगे ज्ञानवापी के लिए, ठीक है। हमारा आस्था पुराने विश्वनाथ मंदिर से था, नए वाले से कोई लेना देना नहीं है। और नए वाले मतलब कि बीएचयू में एक है, बीएचयू में भी काशी विश्वनाथ मंदिर है। ज्ञानवापी का तो हमारा कुछ है ही नहीं। ज्ञानवापी में हमारा क्या है हमको तो पता ही नहीं है कि ज्ञानवापी मंदिर भी है भाई साहब। अब तो बोलेंगे कि चलिए हम प्रधानमंत्री के घर खुदाई करते हैं, हमारे परदादा वहीं पे मरे थे। लड़ेंगे आप केस हमारे लिए? बताइए, हम ही वकालत करते हैं, हम लड़ पाएंगे मोदी के खिलाफ? भाई पीएमओ के नीचे हमारे परदादा वहाँ पे जन्म लिए थे, चलिए खुदाई करते हैं और शेष मिलेगा जरूर। और नहीं मिला ना तो फिर बताइएगा हमको। ये सब फर्जीवाड़ा है, देश में नफरत फैलाया जा रहा है, प्यार मोहब्बत को एक किस्सा भूल चुके हैं सब लोग। तो एक ही इसका जरिया बस एक ही है, साधारण से एक है रास्ता कि भाई मोहब्बत बरकरार रखे, जो पहले से आ रहा है ना। या कानून को मान लीजिए भाई अच्छे से, कानून को भी नहीं मानना है, अपना मन का चलाना है तो चलाइए। कानून को मान के तो गिरफ्तारी की गई है। गिरफ्तारी कौन सा धारा से गिरफ्तारी किया गया ये बताइए? हाँ, हम अभी यहाँ पे बोल रहे हैं, हमारा वायरल कर देंगे तो हम गिरफ्तार हो जाएंगे? हमारे पर्सनल लिबर्टी, हम जो बोले भाई। पर आप किसी की भावना को कौन सी भावना भाई? ऐसे भावना थोड़ी ना होता है, कोई धर्म की भावना नहीं होती, ठीक है। हम टीका लगाते, चंदन लगाते, लेकिन बोल भी रहे ना आज कि हमारा आस्था जो है वो पुराने वाले विश्वनाथ मंदिर से, जिसके माँ होलकर बाई ने बनवाया था, उससे हमारी है आस्था। हमारी आस्था ज्ञानवापी मस्जिद से क्यों होगी भाई? हमारी आस्था मस्जिद से क्यों होगी? हम हिंदू हैं। मस्जिद है, मस्जिद रहेगी। तो वही तो मस्जिद से मेरी आस्था, हिंदू हूँ ना मैं, पहले तो हिंदू तो मेरी आस्था मस्जिद से क्यों रहेगी? मस्जिद के नीचे भाई भगवान निकले, कहीं भी खोद दिया जाए भाई कुछ ना कुछ निकलेगा। दिल्ली में तो आधा खुदाई कर दो भाई कुछ ना कुछ निकलेगा, ऐसा थोड़ी ना होता है। हड़प्पा का भगवान थे, वहाँ पे खुदाई हुआ, हड़प्पा भगवान निकल गए, जाके पूजा करे। ये सब नहीं होता है भाई। दिल में जो है ना मोहब्बत रखिए, एक हाथ से ऐसे मोहब्बत एक तरफा नहीं होती है। आप गिरफ्तारी पे क्या कहेंगे? गिरफ्तारी पे भाई गलत है, एक लाइन का सेंटेंस है, गलत है। कोई भी हम कुछ भी बोलता है ना तो किसी की भावना तो पहले भावनाओं पे लिया नहीं जाता है। इतनी भावना जब तक पता किसी घर परिवार को आपको बहन कोई गाली दे देगा ना, आपकी आस्था नहीं होगी, लेकिन धर्म पे होगा। अरे भाई उसका लिबर्टी है, धर्म पे बोले, किस पे बोले। आजकल पिक्चर देखने से हमारी भावना आहत हो जाएगी। मेरी भावना इतनी कमजोर है कि मैं कोई पिक्चर देख लूँ तो मेरी भावना आहत हो जाए। ये कौन सी मेरी भावना है भाई? मैं राम पे चलता हूँ, राम की पे चल रहा हूँ, मेरी उनसे भावना है। राम को कोई गाली दे तो वो उसका पर्सनल है भाई, पाप उसको लगे भाई। मेरी ये भावना इससे हाथ नहीं होती। अभी आप प्रेम मोहब्बत की बात कर रहे थे और जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र बिल्कुल गलत है भाई। हिंदू राष्ट्र कैसा हिंदू राष्ट्र भाई? हमारा देश किससे चलता है? हमारे देश में पता है कितने लोगों ने से हमारे गाजीपुर के वीर अब्दुल हमीद, उन्होंने 1965-62 की लड़ाई जो हुई थी, पेटेंट टैंक पाकिस्तान का तोड़ दिया, तब तो उनके हिंदू राष्ट्र नहीं बना है। हिंदू राष्ट्र मतलब क्या होता है भाई? हिंदू रहे मुस्लिम है, हिंदू का मतलब होता है जियो, जीने दो भाई। जीने तो किसी को दिया नहीं जा रहा है, जेल के अंदर हमारे प्रोफेसर साहब को बंद कर दिया गया है। ये कौन सा बात हो गया भाई? दो पकड़। तो सीधी सी बात है, किसी की भावना, अपनी भावनाओं को ना, अपनी भावनाओं को अपने पास रखिए, अपने तक सीमित रखिए। आपका धर्म जो है ना आपके पर्सनल लेवल तक है, उससे ज्यादा आपका धर्म उससे बड़ा नहीं है, ठीक है। आपका जो भी धर्म है वो व्यक्तिगत धर्म है। हम किसी पे क्यों थोपे भाई? तुम कन्वर्ट हो जाओ, हिंदू बनो, राम की जय बोलो, नहीं बोलेंगे हम क्यों जबरदस्ती करें? हमारी भावना ऐसी नहीं हो सकती, ठीक है। और हिंदुओं का दिल बहुत बड़ा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। हमारे साथ मुस्लिम भी रहेंगे, पारसी भी रहेंगे, सिख भी रहेंगे, जैन भी रहेंगे, जो रहेगा उसके साथ चलेंगे। और जो 90 साल पहले, 100-300 साल पहले से जो चल रहा है वही सिस्टम चलेगा। हमारी आस्था काशी विश्वनाथ पुराने वाले मंदिर से है, ज्ञानवापी मस्जिद से हमारी कोई हिंदुओं की कोई आस्था नहीं है। धन्यवाद, थैंक यू।